अब चलता हूं मैं नेक्स्ट सेक्शंस की ओर, सेक्शन 44 एडी, सेक्शन 44 एडीए और सेक्शन 44 एई। तीन सेक्शन हमें पढ़ने हैं। प्रेजम्पटिव टैक्सेशन, प्रेजम्पटिव टैक्सेशन यानी टैक्सेबल इनकम इज कंप्यूटेड ऑन एस्टिमेटेड बेसिस। टैक्सेबल इनकम कैसे कंप्यूट की जाती है? टैक्सेबल इनकम इज कंप्यूटेड ऑन एस्टिमेटेड बेसिस। एस्टीमेट बेस पे टैक्सेबल इनकम जो है कंप्यूट की जाती है। तो एस्टीमेट का मतलब क्या? एक तो होता है प्रॉपर सारी बुक्स ऑफ अकाउंट बना के आप इनकम सोल्व करो, इनकम कितनी है, प्रॉपर आप कंप्लीट बुक्स ऑफ अकाउंट बनाओ। दूसरा तरीका है कि आप कंप्लीट बुक्स ऑफ अकाउंट ना बनाओ, बल्कि क्या करो, एक रफ आइडिया दे देगा डिपार्टमेंट, उसके बेस पे डायरेक्ट यू कैन कंप्यूट योर टैक्सेबल इनकम विदाउट शोइंग योर प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट। उसको दिखाने की जरूरत नहीं, शॉर्टकट दे देगा। छोटे मीडियम जो बिजनेसमैन है उसके लिए ऑप्शन है। तो इसमें तीन सेक्शन है, 44 एडी, एडीए और एई। क्या क्या इसमें थोड़ा माइनर डिफरेंस भी है, कहीं कहीं पढ़ेंगे। तो ये सेक्शन पहले बात करता हूं 44 एडी। मार्केट में आप लोगों को सुनने को मिल भी जाएगा। कौन ऑप्ट कर सकता है? फर्म, इंडिविजुअल, एचयूएफ, नॉट अ कंपनी और एलएलपी। उन लोगों के लिए ऑप्शन नहीं, दे हैव टू मेंटेन देयर अकाउंट्स। तो आपको, आप फर्म हो, इंडिविजुअल हो, एचयूएफ हो, यू कैन ऑप्ट फॉर सेक्शन 44 एडी। और दूसरा, आप ये सब ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो, ऑर्डिनरी रेजिडेंट, इंडिया में रहने वाले, इंडिया में स्टेब्लिश हो। तो कोई इंडिविजुअल हो, एचयूएफ हो, फर्म हो, एलएलपी वाली फर्म नहीं या कंपनी नहीं। तो इनको कहा गया कि आप चाहे ट्रेडर हैं, चाहे आप मैन्युफैक्चरर हैं, चाहे आप कॉन्ट्रैक्टर हैं, बिल्डिंग बनाता है, रोड बनाता है, कंस्ट्रक्शन का काम करता है, तो आप कॉन्ट्रैक्टर हैं, चाहे ट्रेडर हैं, चाहे मैन्युफैक्चरर हैं, आपके लिए 44 एडी अवेलेबल है। इफ देयर टर्नओवर यानी कॉन्ट्रैक्ट की ग्रॉस रिसीट वगैरह कह लो या सेल कह लो, एक ही बात है, इज लेस देन 2 करोड़ ड्यूरिंग द ईयर। आपकी टर्नओवर साल में 2 करोड़ से कम होनी चाहिए, तो आप 44 एडी ऑप्ट कर सकते हो। आप सीधा टैक्सेबल इनकम अंडर पीजीबीपी, टैक्सेबल इनकम अंडर पीजीबीपी, आपकी बिजनेस की इनकम कितनी मान ली जाएगी? 8% ऑफ सेल या फिर और 6% ऑफ सेल। सेल वर्ड लगा लो या ग्रॉस रिसीट। कॉन्ट्रैक्टर के लिए सेल नहीं, रिसीट ले लो, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कह लो, सेल कह लो, जो भी। तो आपको जो भी कलेक्शन हुई, आप ट्रेडर हो, सामान बेचते हो, मैन्युफैक्चर करके बेचते हो, या कॉन्ट्रैक्टर हो, प्रोफेशनल लोगों के लिए नहीं। मैं अपनी बात करूं तो मेरी ना कोई सेल है ना ग्रॉस रिसीट, मेरी तो फीस है, मेरे लिए नहीं है ये सेक्शन। ये व्यापारी लोगों के लिए या कॉन्ट्रैक्टर लोगों के लिए है। 8% सेल का या 6% सेल का सीधा इनकम मान ली जाएगी, पर कंडीशन इज दैट योर टर्नओवर और ग्रॉस रिसीट मस्ट बी लेस देन 2 करोड़। अगर 2 करोड़ से ज्यादा हुई तो आपको ये सेक्शन नहीं बचा सकता, ये सेक्शन आपके लिए नहीं। 2 करोड़ या उससे कम होनी चाहिए, लेस देन और इक्वल टू 2 करोड़, उससे ज्यादा नहीं। 8% कब और 6% कब? 6% सेल का कब? इफ अमाउंट ऑफ ग्रॉस रिसीट इज रिसीव्ड बाय, वही अकाउंट पेई चेक, ऑनलाइन ट्रांसफर यानी कि आरटीजीएस, भीम ऐप, यूपीआई वगैरह, उसके थ्रू आया हो तो सेल का 8%, अदरवाइज कितना? अदरवाइज 8%। और उसमें एक बात और, एंड मस्ट बी रिकवर्ड अप टू फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न।
इनकम टैक्स की रिटर्न की डेट तक। इनकम टैक्स की रिटर्न की डेट 31 जुलाई होती है और ऑडिट केस में 31 अक्टूबर होती है। तो आपको 31 जुलाई या 31 अक्टूबर ऑफ द असेसमेंट ईयर तक आगे हो ना है तो भी आपको 8% का रूल लगाना है। मान लो आपने क्रेडिट सेल कर दी, क्रेडिट सेल ऑन 1 फरवरी 2021 कितने की, 10 लाख रुपए की। ये पैसा नो ऑडिट केस है, बंदे की कोई ऑडिट नहीं होती। ये पैसा उसकी रिटर्न की लास्ट डेट क्या होती है, आईटीआर की जो डेट है वो 31 जुलाई नॉर्मल 31 जुलाई की। वैसे तो आपको पता है ड्यू टू कोरोना सारी डेट्स एक्सटेंड हो रही हैं, तो छोड़ो, रूटीन डेट आपको दे देगा पेपर में। ये डेट तो कई बार एक्सटेंड हो जाती हैं, तो नॉर्मल डेट 31 जुलाई नॉर्मली बुकिश दुनिया में यही डेट फिक्स डेट है, वो लेके चलेंगे। हाँ कोई एक्सटेंडेड डेट दे देगा पेपर में तो वो ले लेंगे। तो 31 जुलाई तक आनी चाहिए। तो 1 फरवरी को उधार बेचा 10 लाख, पैसा आ गया 1 जून 21 को, अमाउंट रिकवर्ड बाय आरटीजीएस या भीम ऐप, पेटीएम, उस इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से आ गया 10 का 10। तो आप इस पे कितनी टैक्सेबल इनकम पीजीबीपी की मान सकते हो, 10 लाख का 6% मान लेना, कोई दिक्कत नहीं। कितने पैसे, 60। यानी कंडीशन है कि अकाउंट पे ही चेक से आरटीजीएस, नेफ्ट वगैरह, यूपीआई वगैरह, ठीक है, नेट बैंकिंग के थ्रू आया हो, 6% सेल का मान लेंगे। ये सरकार हौसला बढ़ाना चाहती है कि भाई डिजिटल इंडिया यानी सारा कुछ किसके थ्रू हो, बैंकिंग सिस्टम से। इसे डिटेक्ट करना आसान है। अगर सारा कुछ नेट बैंकिंग और आरटीजीएस, नेफ्ट, भीम, यूपीआई इनके थ्रू हो जाए तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भी फ्रॉड रोकने आसान हो जाएंगे, क्योंकि डिपार्टमेंट के पास तो मिनट में बैंक का सारा डिटेल आ जाना है कि किसने बैंक से क्या क्या ट्रांजैक्शन की, और कोई हाइड आउट नहीं कर पाएगा। इसलिए लालच दिया कि तेरी इनकम कम मान लेंगे 6। एक तो कंडीशन है इस तरह है। दूसरा, अगर उधार सेल है तो कब तक आ जाए, रिटर्न की डेट तक। अगर रिटर्न की डेट के बाद आए, 31 जुलाई है, मैं ये कहता हूं ये पैसे आ रहे हैं मान लो 11 अक्टूबर को, नहीं 11 नवंबर को या 12 नवंबर को। ऑडिट केस होता तो भी 31 अक्टूबर होता है, ऑडिट केस नहीं तो 31 जुलाई होता है। ये तो बड़ा लेट आ रहा है 10। हम तो इस पे 8% का ही रूल लगाएंगे। फायदा क्या जब आए ही नहीं पैसे, 80,000। क्लियर। 8% का रूल हर जगह है। जब पेमेंट कैश आई हो, कैश पेमेंट आई हो, या क्रॉस चेक से पेमेंट आई हो, या आई तो ई पेमेंट आई, बट आफ्टर कब आई, आफ्टर आईटीआर ड्यू डेट के बाद आई तो भी 8%। इवन बैड डेट्स हो गए तो भी 8%। मान लो 1 फरवरी किसको आपने उधार बेचा 10 लाख का माल, और ये बाद में मिले ही नहीं, बैड डेट्स हो गए, यानी कि क्या रिटर्न की डेट तक ये पैसे आए ना। इस बैड डेट्स को P&L में डाल लेना, कोई दिक्कत नहीं है। सेक्शन 36(1) कहता था बैड डेट्स हो गए, नथिंग रिकवर्ड, कुछ नहीं आया। पर डिपार्टमेंट कहता है भैया सेक्शन 44AD में सेल तो थी ना, हम तो इसे तेरी पीजीबीपी कितनी मान लेंगे, फिलहाल सेल के ऊपर 10 लाख का 8% 80,000 रुपये तेरी पीजीबीपी की इनकम में जोड़ देंगे। कौन से प्रीवियस ईयर, 20-21 वाले साल में, क्योंकि उस साल की सेल है ये। लेकिन अगले साल 21-22 में क्या कर लेना तुम, 21-22 में बैड डेट्स P&L का खर्चा है, कैन बी डेबिटेड टू P&L, कैन बी डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उससे आप प्रॉफिट एंड लॉस में डाल सकते हैं। क्लियर। वो एक अलग इशू है कि जब बैड डेट्स होंगे एक्चुअल तब P&L में डाल दो, वो डाल देना। फिलहाल हम तो तेरी 44AD सेक्शन ऑप्ट करने की वजह से हम तेरी इनकम कितनी मान लेंगे, 8%, क्योंकि रिलाइज इस सिस्टम से तो हुई नहीं, बैड डेट्स ही हो गए, रिटर्न की डेट तक आई ही नहीं, तो हम तो 8% का रूल लगा लेंगे। यानी आपकी थोड़ी सेल कैश है और थोड़ी सेल इस सिस्टम से है, तो जितनी इस सिस्टम से है उस पर 6% लगा लो, और जितनी कैश वैश है उस पर कितना लगा लो, 8% लगा लो। लालच है तेरी टैक्सेबल इनकम कम मानेंगे, और तेरी टर्नओवर साल की कॉन्ट्रैक्टर की, ट्रेडर की, मैन्युफैक्चरर की 2 करोड़ से कम होनी चाहिए, तो यू कैन ऑप्ट 44AD। कंपनी और LLP वाले 44AD ऑप्ट नहीं कर सकते, तो फिर उनको प्रॉपर अकाउंट बना के उसी हिसाब से इनकम दिखा के टैक्स भरना है।
उनको तो रूटीन में टैक्स भरना है, 44AD ऑप्ट नहीं कर सकते वो लोग। ये तो रेजिडेंट इंडिविजुअल फर्म और HUF जो है इंडियन, उन लोगों के लिए ऑप्शन बना है। और ये आसान काम है कि भाई आप मीडियम इनकम ग्रुप के आदमी हो, छोटे बिजनेसमैन हो, तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट दिखाने की जरूरत ही नहीं। आपकी मान लो मैं अपनी बात करूं, चलो एज अ प्रोफेशनल नहीं, राम की बात करता हूं। राम ट्रेडर है, राम की टर्नओवर 80 लाख है और कैश वैसी है बुक्स के अकॉर्डिंग 80 लाख। 80 लाख का 8% कितनी इनकम दिखा दे अपनी? 640। लेकिन बुक्स के अकॉर्डिंग तो 8 लाख है, तो दिखाओ ना, बुक्स दिखाने की क्या जरूरत है? आप क्यों कहना चाहते हो बुक्स के अकॉर्डिंग 8 लाख है? आप तो कितनी कह दो, 80 लाख का 8%, 80 लाख के बिल काटे, उसका 8% 640 इनकम मान के उस पर टैक्स भर दो। क्लियर? इससे ज्यादा दिखाना चाहे तो कोई दिखा सकता है, 8% 6% से ज्यादा दिखाना चाहे तो दिखा सकता है, कम नहीं दिखा सकते आप। इससे हार्ड इनकम शो कर सकते हो। कोई कहे कि मेरी 80 लाख पे इनकम 7 लाख है, तो 80 लाख का 8% तो 640 बनता है, कैश सेल है मान लो, तो तू 7 लाख कह रहा सही है। हार्ड इनकम कैन बी डिक्लेयर्ड बाय एसएससी। अगर इससे कम कहता है तो इनकम टैक्स कहता है ठहर। एक रूल देख, मान लो राम ट्रेडर्स है जिनकी सेल 80 लाख है, कैश वैस सेल ही है, वो डिक्लेयर्ड इनकम लेस देन 8% ऑफ सेल, वो अपनी जो डिक्लेयर्ड इनकम है वो बता रहे हैं कम। मान लो वो डिक्लेयर इनकम अपनी बता रहे हैं 5 लाख रुपए, तो 8% से कम, उनका तो 8% बनना चाहिए, कितना? 640, उससे कम बता रहे हैं, तो इनकम टैक्स कहता है ज्यादा बताओ तो कोई दिक्कत नहीं है, 8 और 6% से कम बताओ तो क्या रूल है? क्या इनकी इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट दैट इज 250 उससे एक्सीड करती है? इनकम टैक्सेबल इनकम एक्सीडिंग बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, यस ज्यादा है, इनकी इनकम 5 लाख है, देन राम ट्रेडर्स इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन देयर अकाउंट अंडर सेक्शन 44AA एंड ऑल्सो गेट ऑडिटेड देयर अकाउंट फ्रॉम CA अंडर सेक्शन 44AB। मुसीबत आ गई, इससे कम बोलोगे तो डिपार्टमेंट कहता है हम कैसे मान लें, झूठ है। अगर कोई आदमी 8 और 6% से कम इनकम बताता है, पर वो इतनी बताता है कि टैक्सेबल अमाउंट ऑफ एग्जम्पशन जो है मैक्सिमम एग्जम्पशन लिमिट से ज़्यादा, जैसे 60 साल वाले के लिए एक इंडिविजुअल है तो इंडियन, उसके लिए क्या है 3 लाख, या फिर 80+ है तो 5 लाख, उससे ज़्यादा बता रहा है, टैक्सेबल अमाउंट से ज्यादा है, तो तुझे अपने अकाउंट क्या करवाने पड़ेंगे भैया? ऑडिट करवाने पड़ेंगे। तो इसको CA से ऑडिट भी करवानी है। ऑडिट तो ही होगी जब अकाउंट बनाए होंगे, CA अकाउंट देखेगा, तो सेक्शन 44AA आगे आएगा, लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर। इसके बाद 44AA के अकॉर्डिंग अकाउंट भी बनाने हैं और 44AB सेक्शन के अंडर CA साहब से ऑडिट भी करवानी है, फीस लेंगे CA साहब। CA साहब कह देते हैं कि यस इसकी 5 लाख इनकम इज करेक्ट, तो इनकम टैक्स मान लेगा कि भैया तू 5 लाख रुपए के हिसाब से टैक्स दे दे, जो भी बनता है। ऐसे समझ आया? किसी को डाउट? पर यहां ना एक बड़ा लूप होल है, ये पॉइंट क्यों लगा दिया कि एग्जम्पशन लिमिट इसकी क्या है? 2.5 लाख रुपए से इनकम ज्यादा हो तो ऑडिट का केस बनता है। अब देखना, मैं कह दूं ये अपनी इनकम इससे भी कम बता रहा है, लो 2 लाख ही बता रहा है, या ये आदमी बता रहा है मेरी इनकम 2,30,000 है। देखना खेल है ये बहुत जबरदस्त। क्या इनकम टैक्स को कह रहा है जी 80 लाख पे कैश पे 8% 640 बनता है, 44AD ऑप्ट करे तो 640 दिखाना चाहिए, पर ये उससे कम बता रहा है, कहता है जी मेरी है ही नहीं इतनी इनकम, मेरी है ही 2,30,000। तो डिपार्टमेंट कहता है 8% से कम कह रहा है। हाँ कह रहा है, गलत बात है ये। तो चलो फिर क्या इसकी इनकम एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा है? नो, ज्यादा नहीं है, इसकी इनकम तो 2.5 लाख से कम है। तो इनकम टैक्स कहता है जा फिर नो अकाउंट रिक्वायर्ड टू बी मेंटेन,
नो ऑडिट रिक्वायर्ड। बड़ा बेकार रूल है, समझे आप? एक्ट में ये रूल कितना खराब रूल है ये, कि अगर ये बताता है 5 लाख तो ये गलत है, तू तो ऑडिट करवा अकाउंट बना। अगर ये और भी कम बता दे तो और ज्यादा स्ट्रिक्ट रूल होना चाहिए ना। अगर ये 4.5, 5, 6 लाख बताता है तो ऑडिट की जरूरत है, अकाउंट बना। लेकिन 2.5 लाख से भी कम बताता है, यानी और ज्यादा कम बता रहा है, तो और ज्यादा नेगेटिविटी होनी चाहिए ना, पर नहीं, बच जाएगा क्योंकि ये एग्जम्पशन लिमिट से कम है। डिपार्टमेंट कहता है बेचारा गरीब, 2.5 लाख भी नहीं है, छोड़ो इसे ना अकाउंट बनाने ना ऑडिट। तो इस रूल का बहुत बड़ा मिसचीफ है, बंदा इससे बच जाएगा, सारे रूल से बच जाएगा। ये आदमी बोलो अब बहुत कम इनकम बता देगा तो सारे टर्म्स कंडीशन से बच जाएगा। पर मेरे पास कोई आदमी ऐसा आए, कहे कि 80 लाख है जिसका मेरी इनकम 230 है, साहब मैं आपसे ऑडिट करवाऊं, मैं कहूँगा देख 44 AD में तो लिखा हुआ है 8% से कम में तेरी कम है, पर तेरी इनकम एग्जम्पशन लिमिट से ज़्यादा होनी चाहिए 2.5 लाख से, तो तेरी कम है, तो उस हिसाब से तू इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से तो तू ना करवा चाहे ऑडिट, ना ऑडिट करवा ना अकाउंट बना। पर प्रैक्टिकली सोच, ऑफिसर के एंगल से सोच कि अगर तू 5 लाख, 4.5 लाख, 4 लाख, 3 लाख बताता, फिर तो तुझे ऑडिट करवानी पड़ती, अकाउंट बनाने पड़ते। अब तो उससे भी कम बता रहा है, तो ऑफिसर और ज्यादा शक की नजर से नहीं देखेगा क्या? ऑफिसर को और ज्यादा शक होगा कि इसने तो बहुत ही कम बता दी, तो उसमें ऑफिसर आपकी इंक्वायरी करना ही चाहेगा। मान के चलो आपको टारगेट करना चाहेगा, आपका केस स्क्रूटनी में लगाना चाहेगा, तो इसलिए तू ऑडिट करवा ले तो अच्छा है, क्योंकि तैयारी कर ले, नहीं तो डिपार्टमेंट तेरे पास आएगा। क्योंकि नेचुरल सी बात है, जब ये 5, 5.5 लाख बता रहा है तो इसकी अकाउंट भी बनाने जरूरी है, ऑडिट भी। जब बहुत ही कम बता रहा है 2.5 लाख, तो आप कह रहे हो कोई जरूरत नहीं, तो ना करवा ऑडिट, ना अकाउंट बना। कल को डिपार्टमेंट इंक्वायरी करेगा जरूर कि भाई इतने कम तेरे क्यों है, जस्टिफाई कर। फिर क्या करेगा? जस्टिफाई कहां से करेगा? खर्चे खुर्चे दिखाने को कहेंगे वो कि 2.30 कहां से इंपोर्ट कर लाया, तू बता 2.30 तेरे कहां से आए, कहां से इंपोर्ट करके फिगर दे दी तूने? सोते सोते ख्याल आ गया क्या तेरे 2.30 है? अगर तूने अकाउंट नहीं बनाए तो बता फिर 2.30 कैसे आए? फिर आप बताना, ऑफिसर कहेगा प्रूव कर, खर्चे दिखा, ये दिखा, वो दिखा। कहने का मतलब ये है पंगा पड़ेगा, तो ऑडिट करवा ही लो तो बेटर है। क्लियर? ये रूल समझ आया? क्या है 44 AD का ये रूल, क्या सिस्टम है? क्लियर? तो ये कहता है कि भाई एडवांस कॉन्ट्रैक्टर को आगे तो वो रिसीट में ना गिनो। कई बार क्या होता है, अगले साल काम करना है या सेल अभी किया ही नहीं, एडवांस पैसे आ जाते हैं कई बार, तो क्या वो टर्नओवर में लिए जाएं? ना, दैट मस्ट बी इग्नोर्ड वाइल कंसिडरिंग टर्नओवर। टर्नओवर में उसे कंसिडर ना किया जाए। टर्नओवर में जो एडवांस आ गए ठेकेदार को या सेल के पैसे एडवांस, उसे ना लिया जाए। और एक बात, अगर इस सेक्शन 44 AD में एक बात और कहता है, अगर एक बार किसी ने 44 AD ऑप्ट कर लिया, आपने 44 AD ऑप्टेड इन प्रीवियस ईयर 19-20, इसमें ऑप्ट कर लिया, प्रीवियस ईयर 20-21 में भी ऑप्टेड, यहां भी ऑप्ट कर लिया, यहां भी ऑप्ट कर लिया, ठीक। अगर एक भी साल तूने ऑप्ट नहीं किया तो समझ लो अगले 5 साल भी ऑप्ट नहीं कर पाएगा, नेक्स्ट 5 ईयर भी ऑप्ट नहीं कर पाएगा। इसका एक एग्जांपल दिया गया है नोट्स के अंदर कि भाई ये आपने अगर ऑप्ट नहीं किया तो नेक्स्ट 5 ईयर भी ऑप्ट नहीं कर पाएगा। पेज नंबर 42 पे विद एग्जांपल ये चीज है, पढ़ना। एक असेसी है 44 AD, असेसमेंट ईयर 20-21 कर लो, असेसमेंट ईयर 20-21, असेसमेंट ईयर 20-21 में, और 8 लाख रुपए इनकम है, दिखा रहा है टर्नओवर 1 करोड़ है, इसकी सेल 1 करोड़ थी, और ये पीजीबीपी की इनकम कितनी दिखा रहा था? 8 लाख, क्योंकि इसने क्या ऑप्ट किया था? 44 AD ऑप्ट किया था। लेकिन 21-22, 22-23 में ये अपनी इनकम क्या है, इसी तरह से चला रहा है। असेसमेंट ईयर 21-22 और असेसमेंट ईयर 22-23, 44 AD ऑप्टेड, यानी वो 8% और उसी तरह से चल रहा है। पेज नंबर 42 पे कह रहा है। लेकिन उसने असेसमेंट ईयर 23-24 में उसने क्या किया? पढ़ो, कहते ही ऑफर इज इनकम 4 लाख ऑन सेल ऑफ 1 करोड़।
यहां पे उसकी सेल बाय चांस 1 करोड़ है, लेकिन वो कह रहा है जी मेरी पीजीबीपी सिर्फ 4 लाख है, मैं 44 एडी को छोड़ता हूं, मैं नहीं बढ़ता 8%। कहते मेरी इनकम ही कम है, ऑडिट करा लूंगा, मैं तो ऑडिट करा लूंगा। कहता है कोई बात नहीं, सीए साहब से ऑडिट, क्योंकि 8% से कम में अगर कैश सेल है तो, और 2.5 लाख से ज़्यादा है तो सीए साहब से ऑडिट और अकाउंट बनाने पड़ेंगे। कहता बना लूंगा, कहता अकाउंट भी बना लूंगा, ऑडिट भी करवा लूंगा, इतने पे टैक्स नहीं देता मैं 8 लाख पे, मैं तो 4 पे दूंगा। तो सीए साहब से ऑडिट भी करा लूंगा, अकाउंट खुद मैं अपने बना लूंगा। उसने 44 एडी ऑप्ट नहीं किया यहां पे 23-24 में, वो कहता है मैं तो इसे मान लूंगा। तो उसे डिपार्टमेंट कहता है कि तुझे अब 5 साल यानी कि 23-24 और आगे 4 साल और, मतलब आगे आपको 24, 25, 25, 26, 26, 27, 27, 28, 28, 29, नेक्स्ट 5 ईयर, नेक्स्ट consecutive 5 ईयर यू कांट ऑप्ट फॉर 44 एडी, ये आपकी सजा है। अगर एक बंदे ने एक बार 44 एडी ऑप्ट कर दिया, चलने दे अब हर साल 44 एडी, कहीं तू तो तेरी मर्जी होगी। है तो जब तुझे फायदा होता है, तेरा प्रॉफिट 8% से या 6% से ज्यादा होता है, तब तू कहता है मैं तो 44 एडी ऑप्ट कर रहा हूं, 6% 8%। जब तेरा प्रॉफिट कम होता है 6-8% से, फिर तू कहता है मैं तो क्या है, मैं तो ऑडिट करवाऊंगा, अकाउंट बना लूंगा, 44 एडी ऑप्ट नहीं करता। डिपार्टमेंट कहता है एक बार 44 एडी ऑप्ट करने के बाद, जैसे ही किसी साल तूने ऑप्शन छोड़ दिया 44 एडी का, तू कहता है मैं तो अकाउंट बना के ऑडिट करवा के टैक्स भरूंगा, मैं नहीं 44 एडी वाली इनकम मानता। तो डिपार्टमेंट कहता है भाई फिर ऐसा है, अगले 5 साल तक 44 एडी की तरफ देखना भी ना, अगले 5 साल तुझे क्या करना होगा, 44AA के अकॉर्डिंग अकाउंट भी मेंटेन करने होंगे, और हो सकता है ऑडिट भी करवानी पड़ जाए तेरे को। तो तू अब 44 एडी ऑप्ट नहीं कर सकता अगले 5 साल तक। यानी एक बार जिस बंदे ने 44 एडी में एस्टीमेट बेसिस पे इनकम निकाल ली 8 या 6%, अब हर साल ऐसे करे। किसी भी साल तूने 44 एडी को इग्नोर किया कि मैं तो एक्चुअल अकाउंट के बेस पे टैक्स दूंगा, तो भैया सोच ले उससे अगले वेरी नेक्स्ट 5 ईयर कॉन्जिक्यूटिव ईयर, लगातार अगले 5 साल तक यू कांट ऑप्ट फॉर सेक्शन 44 एडी, यू हैव टू मेंटेन योर अकाउंट एंड यू हैव टू गेट ऑडिटेड योर अकाउंट फ्रॉम सीए इफ रिक्वायर्ड। तो एक्चुअल बुक्स ऑफ अकाउंट के अकॉर्डिंग टैक्स भर, यू कांट अवेल 44 एडी, तुझे एडी नहीं मिलेगी। बोलो कोई डाउट, किसी को प्रॉब्लम इसमें 44 एडी क्लियर? ये 44 एडी में ही पंगा है कि एक बार ऑप्शन छोड़ दिया तो अगले 5 साल ये ऑप्शन नहीं मिलेगा। ये 44 एडी में है, ये इशू एडीए और एई में नहीं है। ये सेक्शन क्या है बात करूंगा। तो फिलहाल मैं 44 एडी को ही कवर कर रहा हूं। 44 एडी पेज नंबर 40 पे था। रेजिडेंट, इंडिविजुअल, एचयूएफ और फर्म ऑप्ट कर सकते हैं। ट्रेडर, मैन्युफैक्चरर या कॉन्ट्रैक्टर, प्रोफेशनल लोग ऑप्ट नहीं कर सकते। ओके, जो कमीशन का काम करते हैं वो भी ऑप्ट नहीं कर सकते। तो पीजीबीपी में इनकम 6% या 8% कम मानी जाएगी। बताया 6% जब आपको इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से पेमेंट आती हो, आरटीजीएस वगैरह, नेफ्ट वगैरह, अकाउंट पे चेक से, और रिटर्न की ड्यू डेट से, असेसमेंट ईयर की जो डेट है रिटर्न की, उससे पहले पहले पेमेंट आए अगर उधार की सेल है तो हम 44 एडी में 6% मान लेंगे, वरना 8% मानेंगे। एडवांस को कंसीडर नहीं करना। ये उन सब असेसी, फर्म, इंडिविजुअल, एचयूएफ जो ओआर हैं उन पे एप्लीकेबल है जिनकी टर्नओवर ड्यूरिंग द ईयर 2 करोड़ से ज्यादा नहीं है। ठीक है, टर्नओवर का मीनिंग लेते वक्त 44 ए सेक्शन की टर्नओवर नहीं लेनी। 44 ए सेक्शन में किराए पे चलाता है व्हीकल, उसकी टर्नओवर नहीं लेनी 2 करोड़ की गिनती करते वक्त। बाकी छोटे छोटे कई बिजनेस है, जोड़ लो। मान लो आपके 3 बिजनेस हैं, तीनों की टर्नओवर जोड़ लो आप, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आपका ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है 44 ए सेक्शन में फॉल करता है, वो इग्नोर करो, उसका अलग सेक्शन। बाकी जितने भी बिजनेस आपके हैं सबकी टर्नओवर जोड़ लो। 2 करोड़ से ज्यादा हुई तो आपके 44 एडी ऑप्शन नहीं है आपके लिए। बड़े व्यापारी हो तुम, अकाउंट बनाओ। तो नीचे एक स्टार लगा है, क्या कहता है? 44 एडी खत्म कर रहा हूं मैं। पेज नंबर 40
कहता है 44 एडी ऑप्ट नहीं कर सकते स्पेसिफाइड प्रोफेशनल, 44 एडी नहीं ऑप्ट कर सकते। मैं अपनी बात करूं, क्या मैं फीस के ऊपर 8% का रूल लगा सकता हूं 44 एडी का? ना, 6 और 8 ना। ये किन के लिए बना है? बिजनेसमैन ट्रेडर लोगों के लिए। ये रूल नहीं बना किसी प्रोफेशनल के लिए, या कोई कमीशन की इनकम कमा रहा है आड़तिया वगैरह, उसके लिए ये रूल नहीं है। उसको तो अलग रूल देखेंगे। ये तो सिर्फ ट्रेडर लोगों के लिए है, मैन्युफैक्चरर या कॉन्ट्रैक्टर लोगों के लिए है। एजेंसी बिजनेस करते हो, कमीशन खाते हो, उसके लिए नहीं। ठीक, ये तो खुद ट्रेडिंग करते हो, मैन्युफैक्चरिंग करते हो या कॉन्ट्रैक्टर हो, उनके लिए। कमीशन एजेंट या एजेंट हो आप, कमीशन खाते हो, तो आपके लिए नहीं है। सेक्शन 10AA की डिडक्शन लेते हो तो भी नहीं। सेक्शन 10AA बाद में आएगा लास्ट चैप्टर में। सेक्शन 10AA एक्सपोर्ट करते हो, एक्सपोर्ट फ्रॉम SEZ, एक जोन होता है कई जगह, गुरुग्राम में, नोएडा में, मोहाली में बना हुआ है रेनबैक्सी का। ये यहाँ पे ना सरकार से एक स्टेटस मिल जाता है स्पेशल इकोनॉमी जोन। जो लोग एक्सपोर्ट करते हैं, दवाइयाँ दुइयाँ करते हैं, विप्रो का बना हुआ है, गुरुग्राम में DLF सिटी बना हुआ है। तो चलो, ये SEZ बने हुए हैं जगह जगह, नोएडा, गुरुग्राम, चंडीगढ़, कई जगह। तो SEZ से एक्सपोर्ट करने वाले यूनिट हो तो आपके लिए 44 एडी नहीं, क्योंकि सरकार कहती है यार तुम एक्सपोर्ट करने वाले बंदे हो, तुम अपनी बुक्स नहीं बना सकते, तुम्हारा बिजनेस क्या इतना छोटा मोटा है ना, तुम तो भैया अपनी बुक्स बनाओ, हम नहीं एस्टीमेट वाला रूल देते आपको। आप बुक्स ऑफ अकाउंट बना के उसके अकॉर्डिंग टैक्स भरो, हम आपको ऑप्शन नहीं देते। और उन लोगों को भी नहीं जिनको ATIA से लेके RRB की डिडक्शन मिलती है। एक चैप्टर आएगा डिडक्शन का 80C to 80U, उसके अंदर कह रहा है ATIA से लेके 80RRB की जिनको डिडक्शन मिलती है, हु क्लेम्स अबव डिडक्शन, जिनको ये डिडक्शन मिलती है वो 44 एडी ऑप्ट नहीं कर सकते। अब आप कहोगे ये डिडक्शन क्या है? ये डिडक्शन है नया बिजनेस करना, जैसे कि इसमें पावर यूनिट लगाना, टेलीकम्युनिकेशन का प्रोजेक्ट लगाना, SEZ डेवलप करना, बायोवेस्ट का प्लांट लगाना, इस तरह का काफ़ी ज़्यादा इसमें डिडक्शंस हैं। ये आगे चैप्टर पढ़ोगे तो जान लोगे। अगर आप इनमें से कोई डिडक्शन लेते हो तो यू हैव टू मेंटेन योर अकाउंट्स। आपके लिए एस्टीमेट का रूल नहीं, सीधी बात है। सरकार चाहती है छोटा मोटा व्यापारी है जो रूटीन सी दुकानदारी करता है, रूटीन सा कॉन्ट्रैक्टर है, उसको सिंप्लीफाई कर दिया कि बुक्स के चक्कर में ना पड़, हम तेरी इनकम ऐसे मान लेंगे। तुम तो उलझा हुआ व्यापार करते हो, तुम तो इस तरह की डिडक्शन ले रहे हो, या 10AA एक्सपोर्ट करते हो, या तुम प्रोफेशनल हो, तुम्हारे लिए 44 एडी नहीं बना। तुम तो अपना रूटीन बुक्स ऑफ अकाउंट बनाओ, उसके फाइनल अकाउंट के अकॉर्डिंग टैक्स भरो। और जो ट्रक चलाते हैं या कोई क्रेन, जैसे किराए पे नहीं देते क्रेन, JCB मशीनें, रोड रोलर, कोई क्रेन किराए पे देते हो, ट्रक किराए पे देते हो, तो आपके लिए 44A ही सेक्शन लग सकता है, 44 एडी आपके लिए नहीं। कि ट्रकों को किराए पे देने वाला कहे, कोई बंदा ट्रकों को किराए पे देता है और वो कहे कि मैं तो 44 एडी ऑप्ट कर रहा हूं, नहीं, यू कांट अवेल सेक्शन 44 एडी। 44 एडी इज नॉट अवेलेबल टू एनी पर्सन हु इज इन्वॉल्व इन द बिजनेस ऑफ फ्लाइंग ऑफ ट्रक्स, क्रेन, व्हीकल, रोड रोलर एटसेट्रा, उनको भी 44 एडी अवेलेबल नहीं। प्रोफेशनल डॉक्टर, एडवोकेट, CA, CS, फिल्म आर्टिस्ट को भी अवेलेबल नहीं 44 एडी। कमीशन एजेंट, आड़तिया वगैरह, उनको भी अवेलेबल नहीं। Who is claiming डिडक्शन अंडर सेक्शन 10AA एग्जम्पशन, एक्सपोर्ट करते हैं SEZ से, एक्सपोर्ट लेवल का काम करते हो और रहम करने की बात करते हो कि हम अकाउंट नहीं बना सकते, गलत। या जो ATIA से लेके RRB की डिडक्शन लेते हैं, ये डिडक्शन के चैप्टर में पढ़ लोगे, आइडिया मैंने दे दिया। ये नए बिजनेस सेटअप करने के, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का, रोड, नदियाँ, पुल बनाने का, टेलीकम्युनिकेशन का बिजनेस आप कर रहे हो, या पावर जनरेशन का कर रहे हो, वो सब बड़े बड़े होटल बना रहे हो 5 स्टार, वो बिजनेस इसमें कवर हैं। तो ऐसे लोगों को भी 44 एडी अवेलेबल नहीं। बड़े बिजनेस हैं, वैसे भी उनकी तो टर्नओवर 2 करोड़ से ज़्यादा हो जाएगी, तो उनको तो वैसे भी 44 एडी मिलने वाली नहीं है। चलो, तो किन लोगों को 44 एडी नहीं मिलेगी, तो वो चीज क्लियर है। ओके, हो जाएगा ये, किसी को डाउट? ओके,
और ये कह रहा है कि अगर एसएससी 44 एडी और एडीए लेता है तो वो सारा पैसा 15 मार्च को एडवांस टैक्स का दे सकता है। ऐसा है, एडवांस टैक्स का रूल अपा एक चैप्टर है पूरा, उसमें पढ़ेंगे। एडवांस टैक्स साल में 4 बार जाता है। जो एडवांस टैक्स है ना, उसकी पेमेंट इंस्टॉलमेंट में होती है, इन इंस्टॉलमेंट। 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर और 15 मार्च। जैसे आपका प्रीवियस ईयर 20-21 है तो इसकी 4 बार पेमेंट होनी है। 15 जून 20 को, सितंबर 20, दिसंबर 20 और मार्च 21, साल में 4 बार। यहाँ 15%, 45%, 75%, 100 पूरा कर दो ऑफ टैक्स। पूरे टैक्स का, टोटल टैक्स का 15% 15 जून तक भर दो, 15 सितंबर तक 45%, 15 दिसंबर तक 75% और 15 मार्च 21 तक पूरा 100% कर दो। अगर आपका टोटल टैक्स, इफ टोटल टैक्स आपका साल का 10,000 रुपये से ज़्यादा बनता है तो एडवांस टैक्स का रूल उन पे लगता है। वैसे तो अपा पढ़ते हैं प्रीवियस ईयर का टैक्स कब देना पड़ता है, असेसमेंट ईयर में, लेकिन ये हर बार सही नहीं। जो बड़े एसएससी हैं जिनकी इनकम ज़्यादा है तो वो कमा कमा के भाग जाएं, प्रीवियस ईयर में कमा के इधर उधर हो जाएं, तो इसलिए इनकम टैक्स ने बड़े रूल बनाए हैं। कई जगह टीडीएस काटने के रूल बनाए हैं तो कई जगह एडवांस टैक्स जमा करवाने के। इफ योर टैक्स लायबिलिटी इज ओवर 10,000 पर annum देन यू हैव टू पे योर एडवांस टैक्स विद इन द प्रीवियस ईयर इटसेल्फ। आपको नेक्स्ट ईयर नहीं, साल के अंदर ही दे देना है। मान लो आपका साल का टैक्स बनना है 50,000 या 60,000, 60,000 का 15% 9,000, यहाँ 60,000 का 45% कितना बन जाएगा, 60 का 45% 27,000, 27, जितना पहले भर दिया काट दो। फिर 60,000 का 75% 45,000 पूरा कर दो यहाँ तक, और 15 मार्च साल खत्म होने से पहले पहले पूरा भर दो। अगले साल तक वेट नहीं करेगा डिपार्टमेंट कहता है अभी का अभी पे करना होगा। इस तरह से बोलो, कोई डाउट इसमें? आपको करंट टैक्स करंट ईयर में ही पे करना पड़ सकता है। बोलो, कोई भी डाउट इसमें? 44 एडी और एडीए में 4 बार में टैक्स देने की जरूरत नहीं। 44 एडी और एडी अभी बताऊंगा, इसमें आप पूरा 100% टैक्स, एडवांस टैक्स कैन बी डिपोजिटेड ऑन 15 मार्च 2021। आपको ये 3 किश्तों में धीरे धीरे देने की जरूरत नहीं, 100% एक ही बार में दे दो। बढ़िया बात है, आपको पैसे जल्दी नहीं देने पड़ेंगे, शुरू में नहीं देने पड़ेंगे, पूरा का पूरा एक बार में ही दे दो 15 मार्च को। तो बढ़िया, पैसे जेब में रुक गए थोड़ी देर, आपकी जेब में पैसे रुक गए। 15 मार्च को ही दे देना एक बार में 100%। मान लो 44 एडी ऑप्ट किए हुए व्यापारी का साल का टैक्स 50,000 रुपये बनता है। वो साल भर के एंड में 31 मार्च को साल खत्म होना है, 15 मार्च 21 को चौथी इंस्टॉलमेंट के वक्त ही सारा भर दे 50 का 50,000। उसे 15%, 45, 75 पूरे करने की जरूरत नहीं है। क्लियर? फायदा दिया गया है 44 एडी वालों को कि यू कैन पे योर एडवांस टैक्स 100% ऑन 15 मार्च 21। आप 15 मार्च की, बाकी व्यापारी 4 बार में देते हैं धीरे धीरे, शुरू में ही 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर, तू 31 मार्च से जस्ट पहले 15 मार्च को सारा दे दे। फायदे की बात है आपके, ये कहता है डिपार्टमेंट। 44 एडी सेक्शन समझ आया? किसी को डाउट? एक बार ए पे आने से पहले 44 एडी पढ़ो। 44 एडी ए पेज नंबर 42 पे, पेज नंबर 42 पे सेक्शन 44 एडीए क्या कहता है? पेज नंबर 42 पे ये बना है फॉर स्पेसिफाइड प्रोफेशनल। स्पेसिफाइड प्रोफेशनल का पूरा लिस्ट कवर्ड अंडर सेक्शन 44AA। उसमें पूरी लिस्ट मिल जाएगी आपको, डॉक्टर, एडवोकेट, सीए, सीएस, अकाउंटेंट,
आर्किटेक्ट टाइप के लोग, फिल्म आर्टिस्ट एटसेट्रा, जो हाईली पेड प्रोफेशनल है सोसाइटी में, हाई स्टेटस प्रोफेशनल, वो लोग। एक कटिंग करने वाला हेयर ड्रेसर इसमें नहीं आता, कोचिंग सेंटर चलाने वाला कोई ट्यूटर नहीं आता, कोचिंग वाले हेयर ड्रेसर वो नहीं आते, कोचिंग इंस्टीट्यूट ऑनर जो कोचिंग देते हैं वो इनकम टैक्स उनको स्पेसिफाइड हाई स्टेटस प्रोफेशनल नहीं मानता। सीए, सीएस, फिल्म आर्टिस्ट, अकाउंटेंट, आर्किटेक्ट लोग, ये लोग, एडवोकेट, इनको डिपार्टमेंट क्या मानता है? हाई स्टेटस स्पेसिफाइड प्रोफेशनल। अगर आप स्पेसिफाइड प्रोफेशनल हो, आपको कहता है डिपार्टमेंट, अगर आप स्पेसिफाइड प्रोफेशनल हो, ज्यादातर इंडिविजुअल या फर्म भी स्पेसिफाइड प्रोफेशनल होती है कभी कभी, पर रेजिडेंट होने चाहिए आप, रेजिडेंट एसएससी हो, इंडिया में रहने वाले हो, फॉरेनर के लिए नहीं है। 44 AD भी किसके लिए थी? रेजिडेंट। वो तो इंडिविजुअल फर्म एच ऑफ रेजिडेंट लोगों के लिए। आप अपनी टैक्सेबल इनकम अंडर पीजीबीपी किसे मान लो? टैक्सेबल इनकम अंडर पीजीबीपी 50% ऑफ ग्रॉस रिसीट, जितनी फीस आई है उसका आधा आप अपनी क्या मान लो? इनकम। बस जितनी बताओगे उसकी आधी इनकम मान लो। आपकी ग्रॉस रिसीट मस्ट बी लेस देन 50 लाख। 50 लाख रुपए से क्या है? ज्यादा नहीं होनी चाहिए। लेस देन और इक्वल टू, मान लो एक सीए साहब हैं जिनकी साल की फीस 40 लाख रुपए है, वो कह रहे हैं जी मेरी फीस 40 लाख रुपए आई है, तो तेरी पीजीबीपी कितनी मान ले? 50%, 20 लाख मान ले, बस आधी मान ले, बस। डिपार्टमेंट ये कहता है जितनी तेरे को फीस आई, 10 लाख आई तो 5 लाख मान ले, 25 लाख आई तो 12.5 लाख, बाकी तेरे खर्चे बस। इसमें तो देखो ऐसा है, आपको जी 50%, यहां तो सिर्फ 8% इनकम मानते हैं, यहां तो सिर्फ 8% इनकम मानते हैं, वो कह रहा था। तो भैया ये तो माल खरीदते हैं और बेचते हैं, इतनी कितनी कमाई करते हैं दुकानदार। अब दुकानदार अगर कैश माल बेचता है 1 करोड़ का, 8 लाख इनकम मान रहे हैं, 92% खर्चे मान रहे तो होते भी हैं, खरीदा नहीं माल, सस्ता खरीदा महंगा बेचा, तो प्रोफेशनल आदमी के खर्चे ही कितने होते हैं। एक डॉक्टर है, एडवोकेट है, सीए है, सीएस है, फिल्म आर्टिस्ट है, वो तो अपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का यूज करते हैं, उनके एक्सपेंडिचर इतने नहीं होते। एक डॉक्टर को अगर फीस आ रही है 30 लाख रुपए, बहुत बड़े खर्चे नहीं होते, इसलिए उनकी आधी इनकम मानी गई। अगर इससे कम कहोगे तो यू हैव टू गेट ऑडिटेड योर अकाउंट फ्रॉम सीए, आपको अकाउंट भी बनाने पड़ेंगे और सीए से ऑडिट भी। सेम 44 AD का रूल है सेम, कि अगर कोई डॉक्टर है, डॉक्टर की फीस, मान लो डॉक्टर साहब हैं या चलो एडवोकेट साहब हैं, उनकी फीस साल की 9 लाख है, और उनको बताया गया कि अगर तुम अकाउंट नहीं बनाना चाहते पीजीबीपी अंडर 44 ADA के वकील साहब 50%, 4.5 लाख रुपए आपकी इनकम मान लेते हैं। 9 लाख रुपए फीस आई तो आधी इनकम 4.5 मान लेते हैं। वकील साहब कहते हैं ना यार 4.5 नहीं माननी, ज्यादा है, 4 लाख ही है मेरी तो इनकम। तो भैया 4 लाख कहोगे ना तो दिक्कत आएगी, 50% से कम बोलोगे तो इनकम 4.5 लाख से कम बोलोगे 50% से, क्योंकि ये 2.5 लाख से ज्यादा है, टैक्सेबल इनकम एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा है। तो यू हैव टू गेट ऑडिटेड योर अकाउंट, यू हैव टू मेंटेन योर अकाउंट। वकील साहब आपको अकाउंट भी दिखाने पड़ेंगे और ऑडिट भी करवानी पड़ेगी। वकील कहता है जी अगर मैं कहूं मेरी इनकम है ही सिर्फ 2 लाख, लो पढ़ने की वकील को आदत है, कहता है जी मेरी इनकम ही 2 लाख है, तो वकील साहब को 50% तो बनती है 4.5, पर आप बताना कितनी है? कहता है 2 लाख, क्योंकि ये 2.5 लाख एग्जम्पशन लिमिट से भी कम है। तो वकील साहब को जाओ फिर, तुम्हारी ना अकाउंट दिखाने की जरूरत ना ऑडिट करवाने की जरूरत। वकील बहुत खुश है, कहता है ये कैसा एडवाइजर है, जब मैंने 4 लाख कही थी तो कहता है जी अकाउंट भी दिखाने पड़ेंगे इनकम टैक्स में और ऑडिट भी करवानी पड़ेगी। अब मैंने आधी कर दी, 2 लाख कह दी और भी कम कह दी, तब कहता है कोई जरूरत ही नहीं, फिर तो और कम बता के फायदा है। ये वही कहानी है जो सेम मैंने 44 AD बताई थी।
44 एडी, वही कि भैया बच तो गया तू, लेकिन ऑफिसर शक की नज़र से देखता है, इतनी कम कैसे, आके बता फिर 2 लाख रुपए तूने कैसे निकाली, बता खर्चे कहाँ हुए, सबूत दे। तो तुझे तंग तो करेगा ही, मान के चलो। प्रैक्टिकली तो यही बात है कि तुझे ऑडिट करवानी पड़ेगी, अकाउंट बनाने होंगे। तो प्रोफेशनल लोगों के लिए बुरा सेक्शन नहीं है। मैंने तो खुद की अपनी रिटर्न इस सेक्शन में भरी है 2-3 साल, जितनी फीस आधी इनकम, कोई टेंशन नहीं, कोई अकाउंट बना के नहीं दिखाने, ना ऑफिसर अकाउंट मांग सकता, बस जितनी फी उसका आधा इनकम मान लिया जाए, जितनी रिसीट काट रहे हो उसका आधी इनकम। पर अगर कोई सीए या एडवोकेट या डॉक्टर आया मेरे पास, कहता सर मेरी फीस साल की 70 लाख है, तो मैं कहूँगा नहीं साहब, आपकी 50 लाख पूरे होते तो भी ये वाला रूल लग जाता, 50 लाख से ज़्यादा है तो नहीं है साहब आपके लिए रूल, आप 50% का बेनिफिट नहीं ले सकते। कहता तो यू हैव टू मेंटेन योर अकाउंट। डॉक्टर साहब आपको अपने अकाउंट बनाने हैं, अकाउंट दिखाओ आप अपने फाइनल अकाउंट, और उसकी ऑडिट भी होती है। 50 लाख से ऊपर जिसकी फीस हो, आगे एक सेक्शन आएगा 44AB, वो कहेगा कि डॉक्टर साहब तुम्हें ये 44AD अवेलेबल नहीं है, क्योंकि तुम्हारी टर्नओवर क्या है, फीस क्या है, 50 लाख से ज्यादा। तो कहता है फिर आप अकाउंट भी बनाओ और अपनी ऑडिट भी करवाओ। जैसे 44AD किसको अवेलेबल है, जिसकी टर्नओवर 2 करोड़ तक है, उससे ज्यादा नहीं, उससे ज्यादा है तो ऑडिट भी करवा, अकाउंट भी बना। ऐसी प्रोफेशनल की फीस 50 लाख रुपए पर एनम से ज्यादा है तो उनको अकाउंट बनाने हैं, ऑडिट करवानी है, उनके लिए 44ADA अवेलेबल नहीं है। 44ADA भी OR बंदा ले सकता है, और 44ADA लेने वाला जो है जब चाहे बीच में ADA ना ले, मतलब AD में तो था, एक बार AD लेने के बाद छोड़ दी, आपने एक्चुअल प्रॉफिट बुक्स के अकॉर्डिंग टैक्स भर दिया, ऑडिट करा ली, तो अगले 5 साल तक आप 44AD ऑप्ट नहीं कर सकते। पर ऐसा ADA में नहीं है। 2 साल मैंने ADA में रिटर्न भरी, तीसरे साल मेरा 50% इनकम दिखाने का कोई इरादा नहीं, मैं कहता हूं जी मैं तो अपनी बुक्स के अकॉर्डिंग इनकम दिखाऊंगा, ऑडिट की जरूरत हुई ऑडिट भी करवाऊंगा दूसरे CA से। CA खुद की तो नहीं कर सकता, दूसरे CA से, तो वो मैंने भर दी। अगले साल फिर 44AD ऑप्ट करनी है, कर लो, फिर कर लो 44AD ऑप्ट, कोई चक्कर नहीं। यानी ऑप्शन टाइम टू टाइम रिवाइज किए जा सकते हैं ADA में। AD में 5 साल तक दोबारा AD में घुसने नहीं देंगे, एक बार AD छोड़ दी तो 44ADA पेज नंबर 42 पे देखो, ये रेजिडेंट असेसी के लिए बनी है, प्रोफेशनल लोग हैं उनके लिए, जिनकी फीस ग्रोस रिसीट 50 लाख से ज़्यादा नहीं है, तो उनको को 50% अपनी ग्रोस रिसीट का इनकम मान लें। सेकंड पॉइंट में कहता है PGBP की इनकम आ जाएगी ADA में, लेकिन अगर आप 50% से कम कहते हो, और लेकिन इतनी कहते हो कि 253 लाख या 5 लाख बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज़्यादा है, तो उस केस में आपको क्या है, ऑडिट करवानी पड़ेगी, अकाउंट भी दिखाने पड़ेंगे। और ये जो इनकम आ गई ना 50% आधी, या फिर ये 44AD बिजनेसमैन में 8 या 6% आ गई, इसका मतलब 92% एक्सपेंडिचर मान लिए तुम्हारे, इस केस में 94% एक्सपेंडिचर मान लिए, इसमें CA एडवोकेट के 50% एक्सपेंडिचर मान लिए। समझो एक्सपेंडिचर हैज बीन क्लेम्ड, आपके खर्चे कट चुके हैं, ये मान लिया जाए, इंक्लूडिंग डेप्रीसिएशन। जैसे मान लो मैं अपनी इनकम फीस का 50% इनकम मान लेता हूं, ठीक, तो मेरे पास एक कंप्यूटर है जो लाख रुपए का मान लो, उसकी डेप्रीसिएशन काट दो, अगले साल WDV काट के ले जाना, का मशीन है 15% काट के ले जाना, कार है तो भी 15% काट के ले जाना, बिल्डिंग का 10% काट लेना। मीन्स डेप्रीसिएशन ऑलरेडी क्लेम मान लिया जाए, डीम टू बी क्लेम, क्योंकि 50% खर्चों में डेप्रीसिएशन भी आ चुका है, या ये कहो 92 या 94% खर्चों में डेप्रीसिएशन डीम टू बी क्लेम, काटा जा चुका है। ठीक, पार्टनर की कोई सैलरी वगैरह भी अलाउड नहीं होती। मान लो एक दुकानदार है जिसकी टर्नओवर 1 करोड़ है, कैश सेल करता है, तो 1 करोड़ का 8%, 8 लाख रुपए उसकी बिजनेस की इनकम मान लिया आपने। बिजनेस की इनकम कितनी आ गई, 8 लाख रुपए बिजनेस की इनकम आ गई। ठीक, अब क्या है, वो कहता है जी हम पार्टनरशिप में, फर्म है हमारी, LLP नहीं, आम फर्म है, तो क्या पार्टनर की सैलरी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल काट लें? नहीं, 44AD और ADA के अंदर
जो ये इनकम आ गई 86% ऑफ सेल या 50% ऑफ फीस कलेक्टेड, उसमें से कोई पार्टनर की सैलरी पार्टनरशिप की या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल काटा नहीं जा सकता, वो समझो बस नेट टैक्सेबल इनकम है। डेप्रिसिएशन भी करंट ईयर का काटा जा चुका है, समझ लो इसमें से। और पिछले साल का अगर कोई डेप्रिसिएशन चला आ रहा है अनअब्जॉर्ब्ड, तो वो ये नेट इनकम से नहीं काटा जा सकता, किसी और हेड से काट लो, रोक है। मान लो दुकानदार की सेल 1 करोड़, 1 करोड़ का 8% कितनी इनकम मान लो उसकी, कैश सेल है 8 लाख, करंट ईयर का डेप्रिसिएशन कट गया है, समझ लो लेस हो गया है, WDV कम लिख दो, असेट्स की घटानी है WDV। और पिछले साल का कोई अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन चला रहा है तो 8 लाख में से ना काटना, रोक है। लास्ट ईयर का अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन कांट बी डिडक्टेड आउट ऑफ इनकम असेस अंडर सेक्शन 44 AD और ADA। हम वो बेकार नहीं है, पिछले सालों का अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन उसे किसी और हेड में से काट लो, लेकिन एस्टिमेटेड इनकम 44 AD या ADA में से काटने पे रोक है। पिछले सालों का अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन, करंट ईयर का डेप्रिसिएशन तो कटना ही नहीं कहीं, वो तो कट चुका है, मान लिया खर्चों में आ गया वो तो। WDV कार थी 1 लाख, मान लो 10 लाख की, 8.5 की कर दो उसे, समझो डेप्रिसिएशन कट गया ऑलरेडी, ये मान के चलते हैं आप, ठीक। तो ये चीज है, डीम्ड डिडक्शन है, कोई सैलरी इंटरेस्ट कैपिटल का कटना नहीं, डेप्रिसिएशन एक्चुअली कट चुका है, WDV कम करके लिख दो। और एक बार ये ऑप्शन ऑप्ट कर लिया AD, छोड़ने पे 5 साल आगे ऑप्ट नहीं कर पाओगे दोबारा, पर ये AD में ही है, ADA में नहीं। ये कब बीच बीच में बुक्स ऑफ अकाउंट के अकॉर्डिंग अपना जस्टिफाई करके टैक्स दे दो ऑडिट करा के, और कभी कभी ADA के अकॉर्डिंग, बार बार ऑप्शन फ्रिक्वेंटली हर साल बदल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। AD वाली रिस्ट्रिक्शन एप्लीकेबल ADA में नहीं है कि 5 साल दोबारा ऑप्ट नहीं कर सकते। नीचे एक एग्जाम्पल पढ़ना, राम एक स्पेसिफाइड प्रोफेशनल है, मिस्टर राम वही है, फिल्म आर्टिस्ट है, CA है, डॉक्टर है, CS है, आर्किटेक्ट है, ये अकाउंटेंट है, ठीक। तो राम एक स्पेसिफाइड प्रोफेशनल है जो कहता है मेरी रिसीट 40 लाख है, सही बात है, 50 लाख से कम होनी चाहिए, 50 लाख पूरी हो तो भी चलेगा, 244 AD ऑप्ट कर सकता है, तो ये तो 40 लाख कह रहा है। ये कहता है जी मेरी इनकम 10 लाख है, कहता है विच इज लेस देन 50% ऑफ रिसीट, बट उसकी ही हैज इनकम एक्सीडिंग बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, ऐसा है। राम कह रहा है, राम नाम का स्पेसिफाइड प्रोफेशनल है एग्जाम्पल के अंदर, वो कह रहा है जी ग्रोस रिसीट मेरी 40 लाख, तो भाई ADA के अकॉर्डिंग तेरी इनकम कितनी होनी चाहिए, ADA के अकॉर्डिंग तेरी इनकम 20 लाख होनी चाहिए ना, ADA के अकॉर्डिंग उसकी इनकम 20 लाख होनी चाहिए। डिक्लेयर्ड इनकम 10 लाख रुपए वो कह रहा है, तू तो कम कह रहा है भैया, 40 लाख का 50% 20 लाख कहना चाहिए, तू कितनी कह रहा है, 10 लाख रुपए कह रहा है, कम कह रहा है ना। पर ये 10 लाख तो 2.5 लाख से ज्यादा है, एक इंडिविजुअल के लिए बात करूं, ज्यादा है ना, यस। तो यू हैव टू मेंटेन योर अकाउंट एंड यू हैव ऑल्सो गेट ऑडिटेड योर अकाउंट फ्रॉम CA। तुझे 44A के AA के अकॉर्डिंग अकाउंट भी बनाने पड़ेंगे और CA साहब से ऑडिट भी करवानी पड़ेगी। तो इसे बता दो कि अकाउंट भी बनाने हैं, ऑडिट भी करवानी है, ठीक, इस एग्जाम्पल के अंदर। तो 44 ADA और AD काफी हद तक सेम थे। AD बस ये है दुकानदार, ट्रेडर, मैन्युफैक्चरर या कॉन्ट्रैक्टर के लिए, और ADA प्रोफेशनल लोगों के लिए है। वो 50 लाख से ऊपर फीस हुई तो ADA नहीं मिलेगा, ठीक है, फिर तो बुक्स बना के ऑडिट करा के टैक्स भरो। और अगर इसमें 2 करोड़ से ऊपर सेल है तो AD नहीं मिलेगा, बुक्स बना के ऑडिट करवा के फिर टैक्स भरो, ठीक। 2 करोड़ से कम वाले ऑप्ट कर सकते हैं। कौन ऑप्ट नहीं कर सकते, कंपनी नहीं कर सकती, LLP नहीं, फर्म, इंडिविजुअल, HUF कर सकते हैं। रेजिडेंट होने चाहिए वो, ऑर्डिनरी रेजिडेंट, और ये भी रेजिडेंट जो प्रोफेशनल हैं वो लोग ऑप्ट कर सकते हैं। क्लियर, 44 AD क्लियर है ये बात। इन दोनों में एडवांस टैक्स पे करा जा सकता है 15 मार्च 21, मतलब असेसमेंट ईयर की 15 मार्च को 100%, इनको 4 बार में देने की जरूरत नहीं। दोनों में एक बात कॉमन है कि अगर आपने इस 50% से कम या 8 और 6% से कम इनकम बताई, पर इनकम इतनी है जो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा है, 2.5 लाख, उम्र के हिसाब से 3 लाख या 5 लाख से ज्यादा, तो दे हैव टू मेंटेन देयर अकाउंट्स, अकाउंट भी बनाने हैं, एंड ऑल्सो गेट ऑडिटेड देयर अकाउंट, उनको ऑडिट भी करवानी है, ठीक है ना। बोलोगे डाउट ये, पर डिसिमिलैरिटी ये है
एक तो सेल का फ़र्क है, परसेंटेज का फ़र्क है, ये अलग लोगों के लिए है, वो प्रोफेशनल लोगों के लिए है। इसमें 1 साल ऑप्शन छोड़ दिया 44 एडी का, 5 साल ऑप्ट नहीं कर पाओगे, इसमें हर साल ऑप्शन बदल सकते हो। एडीए में वो इशू नहीं है कि एक बार एडीए ऑप्ट नहीं की तो 5 साल नहीं ऑप्ट कर सकते, ऐसा। तो ये था एडी और एडीए। अब एक और सेक्शन पढ़ने जा रहा हूं जो बीच में दिख रहा है 44A। ये भी क्या है, एस्टिमेटेड बेस पे इनकम निकालने का है ये सेक्शन। ये थोड़ा यूनिक सेक्शन है, दोनों से अलग है। ये प्रोफेशनल या जो ट्रेडर मैन्युफैक्चरर थे उनके लिए था। ये उनके लिए जो हायरिंग ऑफ ट्रक्स जो काम करते हैं, प्लाइंग हायरिंग ऑफ व्हीकल्स, गुड्स कैरियर एटसेट्रा, या वो क्रेन या रोड रोलर किराए पे देते, उन लोगों के लिए जो किराए पे देने का काम करते हैं। ज़्यादातर तो लोग ट्रक वगैरह वाले कवर होते हैं, रोड रोलर और ये चीज़ें कम कवर होती हैं, ये कम यूज़ में आते हैं क्योंकि ज़्यादा इसका बिजनेस नहीं होता रोलर और ये किराए पे देने का लोगों का। क्रेन वगैरह जेसीबी वगैरह है तो वो कवर है क्या। अगर आप गुड्स कैरियर ट्रक वगैरह किराए पे देने का काम करते हैं तो आप ऑल असेसी सबके लिए अवेलेबल है। खास बात यानी 44 एडी तो किसके लिए अवेलेबल थी, रेजिडेंट इंडिविजुअल, एचयूएफ और फार्म, एलएलपी कंपनी के लिए नहीं। तो लेकिन ये एई किसके लिए अवेलेबल है, अवेलेबल फॉर ऑल असेसी। सेक्शन 44 एई सबके लिए अवेलेबल है। हैविंग नॉट मोर देन 10 व्हीकल, 10 ट्रक्स या व्हीकल एट एनी टाइम ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर। साल के बीच में कभी भी 10 से ज्यादा व्हीकल नहीं है। अगर आपके पास साल में एक दिन भी 11 व्हीकल हो गए, 12 व्हीकल हो गए एक दिन भी, तो यू कांट ऑफ सेक्शन 44A। फिर तो तुम अपने अकाउंट बनाओ, उसके अकॉर्डिंग ऑडिट करवा के जैसे भी है रिटर्न भरो। यू कांट ऑफ फॉर सेक्शन 44A। आप 44A ऑप्ट नहीं कर सकते। बड़े ट्रांसपोर्टर हो भैया, अकाउंट बना लो। छोटे मोटे बेचारे के पास एक आधा ट्रक है, 2 ट्रक है, उन लोगों के लिए है। 10 से ज्यादा ट्रक वालों के लिए 44A का ऑप्शन अवेलेबल नहीं। अब इसमें सुनते हैं रूल क्या है। अगर आपके पास हैवी गुड्स व्हीकल है, हैवी गुड्स व्हीकल है, हैवी गुड्स व्हीकल वो होता है, हैवी व्हीकल, हैवी व्हीकल वो होता है जो ओवर 12 टन हो। 12 टन, 1 टन में 1000 किलो होते हैं, आपको पता है। 1 क्विंटल में 100 किलो होते हैं और 1 टन में 10 क्विंटल होते हैं। ये मेजरमेंट यानी कि 1 टन में कितने हुए, 1000 केजी। 12 टन यानी कि 12 टन से ज्यादा का मतलब 12000 केजी से ज्यादा कैपेसिटी वाला है। कैपेसिटी ओवर 12000 केजी। एक गुड्स व्हीकल हैवी तब माना जाता है जब वो 12 टन से ज्यादा कैपेसिटी रखता हो, जिसका 12 टन से ज्यादा कैपेसिटी हो। ग्रोस व्हीकल वेट, अब ग्रोस व्हीकल वेट का मतलब क्या है, ग्रोस व्हीकल वेट, इसका मतलब वेट ऑफ एम्प्टी व्हीकल, खाली व्हीकल का वेट प्लस परमिजिबल वेट कह लो या कैपेसिटी ऑफ लोड अलाउड ऑफ ट्रक, दोनों जोड़ने हैं। मान लो आपका ट्रक जो खाली है वो 7 टन वेट का है और उसमें 10 टन वेट आ सकता है, माल भर सकता है। कैपेसिटी होती है ना, जैसे 2 व्हीलर में 2 ही लोग जा सकते हैं, कार में 4 पर्सन 4 सीटर अलाउड है, ऐसे ट्रक में अलाउड होता है। अभी इसका खुद का वेट कितना है खाली का, प्लस ये कितने टन ट्रक माल ले जा सकता है। टन की उससे ज्यादा कैपेसिटी बढ़ ली तो चलान हो सकता है। मान लो उसमें परमिजिबल लोड है 10 टन, तो ट्रक कितने टन का हो गया, 17 टन का हो गया। तो ग्रोस वेट का मतलब ये है एम्प्टी व्हीकल, खाली व्हीकल का वेट प्लस उसमें जितना परमिजिबल लोड है,
जितना लोड भर सकते हैं कैपेसिटी, 10 टन कैपेसिटी का ट्रक है तो 10 टन जोड़ लो, 4 टन है तो 4 टन जोड़ लो, टोटल वेट 17 टन का है। तो आपको कहता है ये व्हीकल क्या है, हैवी व्हीकल है। आपको हैवी व्हीकल में क्या लेना है, 1000 रुपये पर टन पर मंथ फॉर ईच हैवी व्हीकल। एक हैवी व्हीकल का कितने रुपए, एक हैवी व्हीकल का आपको 1000 रुपये पर मंथ पर टन लेना है। आपका टन 17 टन का होल ईयर, पूरा साल आपके पास है, होल ईयर ओनरशिप है आपके पास। ट्रक काम पे कब लगाया मत देखो, आपको सिर्फ क्या देखनी है, ओनरशिप देखनी है। ट्रक के आप ओनर थे, आपने साल के पहले दिन ही खरीद लिया, लेकिन पुट टू यूज किया मई में, मत देखो, ओनरशिप देखनी है। आपकी ओनरशिप पूरा साल है, 17 टन 1000 रुपये पर टन पर मंथ, तो 17 टन का महीने का 17,000 और 12 महीने का कितना हो जाएगा इस व्हीकल का, 17,000 इंटू 12, 2,04,000 रुपये हो जाएगा। आपकी टैक्सेबल इनकम पीजीबीपी की इस व्हीकल की कितनी मान लो, 2,04,000। देयर इज नो नीड टू मेंटेन अकाउंट्स, नो नीड टू गेट ऑडिटेड योर अकाउंट, सीधा शॉर्ट रूल है एस्टीमेट का। हैवी व्हीकल कौन सा होता है, बड़े लोगों को हैवी व्हीकल की डेफिनेशन में कंफ्यूजन है। अक्सर बुक्स में भी व्हीकल हैवी का मेजरमेंट सही तरीके से डिफाइन नहीं। हैवी व्हीकल से मतलब एक गुड्स कैरियर व्हीकल है, माल ढोने वाला गुड्स का व्हीकल है, तो उसके खाली व्हीकल का वेट कितना है प्लस उसमें परमिजिबल वेट कितना है, जितने वेट की कैपेसिटी उस ट्रक की है, बढ़ो ना बढ़ो कोई मतलब नहीं। उसकी रजिस्ट्रेशन में लिखा होता है कि इसकी कैपेसिटी 10 टन है, तो 10 टन है, 4 टन है, 3 टन है, 2 टन है, जोड़ लो एम्प्टी व्हीकल में। मान लो ये 17 टन बन गया, 17,000 किलो का बन गया जोड़ के, खाली प्लस जितना माल भरा जा सकता है वो, तो ये हैवी है। 12 टन से ज्यादा वाले ट्रक क्या होते हैं, हैवी ट्रक होते हैं। अगर हैवी ट्रक है यानी जिसकी कैपेसिटी ओवर 12 टन हो, एम्प्टी प्लस भरे हुए की, 12 टन से ज्यादा वाला ट्रक हो, तो उसका 1000 पर मंथ पर ट्रक लेना है, पर टन 1000 पर मंथ पर टन। 1 टन का 1000 महीने का, 17 टन का 17,000 पर मंथ, साल का कितना हो गया, 2,04,000। और जैसे रोड रोलर टाइप के व्हीकल है ना, अगर मैं रोड रोलर टाइप के व्हीकल, उसमें तो वेट आता ही नहीं, उसमें वेट नहीं आता, वो तो बस ठीक है, जेसीबी मशीन है, माल उखाड़ने में काम आती है, रोड रोलर प्लेन करने में काम आता है, तो उसमें वेट नहीं देखना, उसमें एम्प्टी व्हीकल का ही वेट देखना है, बस एम्प्टी वेट देखना है बस। उसमें उसके ऊपर भरा हुआ नहीं देखते, उसमें कोई भरा जाता है क्या, वो तो ड्राइवर बैठा बस रोड रोलर चला रहा है। तो व्हीकल वेट में मेन जो आते हैं ट्रक आते हैं, गुड्स कैरियर, उनमें होती है कैपेसिटी माल भरने की, उनमें खाली प्लस भरे हुए का वेट। रोड रोलर का तो खुद का ही वेट इतना होगा, तो 12 टन से ज्यादा हुआ तो उस पर भी ये रूल लगा दो 1000 पर मंथ पर टन वाला, ठीक। हैवी व्हीकल आपके पास साल में पार्ट ऑफ द मंथ को क्या गिनना है, एक बात, पार्ट ऑफ द मंथ विल बी कंसीडर होल मंथ, पूरा महीना मानना है फॉर सेक्शन 44A। मान लो मैं कहता हूं क्या, राम ऑन 2 हैवी ट्रक, 2 हैवी ट्रक है, एज ऑन 1 अप्रैल 20 उसके पास 2 हैवी ट्रक है, उसने क्या किया, ऑन 10 जून 1 हैवी ट्रक सोल्ड, बेच दिया, एंड लाइट व्हीकल सोल्ड, परचेज्ड ऑन, उसने 25 जून को एक लाइट व्हीकल खरीद लिया, 10 जून 20 में बेच दिया और 25 जून को 15 दिन बाद लाइट व्हीकल खरीद लिया। हैवी व्हीकल का तो 1000 रुपये पर टन पर मंथ है, लेकिन लाइट व्हीकल जो हैं, जो हैवी नहीं, जो 12 टन से कम वाले हैं, लेस देन 12 टन कैपेसिटी के हैं, 12 टन से कम वाले, आम ट्रक छोटे ट्रक होते हैं, आम ट्रक इतनी कैपेसिटी के नहीं होते, उनका लोड प्लस भरे हुए का 12 टन से कम है, छोटे व्हीकल हैं, लाइट व्हीकल, उनका सीधा रूल है 7500 रुपये पर मंथ, बस
वेट से कोई लिंक नहीं, वजन कितना है वो नहीं देखना, उसका कोई लिंक नहीं। जो ये दो हैवी ट्रक थे ये 15-15 टन की कैपेसिटी वाले थे, एक की कैपेसिटी 15 टन थी। अब इस क्वेश्चन को कैसे करना है, देखो पर टन का रूल तो हैवी में है, लाइट वाले में कोई वजन नहीं देखना, बस लाइट है 12 टन से कम वाला है तो लाइट व्हीकल है, उनमें कितना वेट है वो नहीं देखना, बस 7500 रुपये महीना ट्रक का, यानी टैक्सेबल अमाउंट कम है, और हैवी वाले में बहुत ज्यादा है, पर टन 1000 रुपये देखना है, तो यानी 1 टन का 1000 रुपये, साल का 12,000, ऐसे जितने टन है उस हिसाब से। तो इसके आंसर और इसके आंसर में बहुत फर्क है। लाइट व्हीकल का तो टैक्सेबल अमाउंट बहुत थोड़ा है, 7500 रुपये महीना। देखो अब आपके पास हैवी ट्रक कितनी कितनी देर रहे, बोलो हैवी ट्रक, आपके हैवी ट्रक कितनी देर रहे? एक ट्रक तो पूरा साल रहा, 1 ट्रक 12 महीने रहा, कितना रुपए लूं? 1000 रुपये पर मंथ, 1000 रुपये पर मंथ, कितने टन? 15 टन। देखो ध्यान से, आपके पास 2 ट्रक थे हैवी 15-15 टन वाले, जिसमें से एक 10 जून को बेचा, तो एक तो पूरा साल चला, एक ट्रक हैवी वाला पूरा साल 12 महीने चला, 1000 रुपये महीना लूं, 15 टन है, 1000 रुपये एक का, 15 टन का 15,000, 12 महीने का पीजीबीपी कितनी आ गई? बिजनेस की इनकम कितनी मान लो? 180। एक और ट्रक जो है जो सोल्ड किया है ऑन 10 जून 2020 में बेचा है, जो एक ट्रक है वो कितनी देर आपके पास रहा? 3 महीने। देखना 3 महीने कब? ये वाला जो बेचा है 10 जून को, ये अप्रैल में आपके पास, मई में आपके पास, जून में आपके पास, जून के तो 10 दिन आपके पास है, तो मैंने क्या कहा? पार्ट ऑफ द मंथ विल बी कंसीडर एज होल मंथ, पूरा महीना मानना है पार्ट ऑफ द मंथ को। तो एक ट्रक जून पूरा गिनना है, 3 महीने रहा, 1000 रुपये पर मंथ पर टन, 15 टन वाला ट्रक है, तो आप देखो 1000 इंटू 15 टन, 15,000, 3 महीने का कितना हो गया? 45,000। अब आ जाओ, ये बेच के थोड़े दिन बाद 25 जून को कौन सा व्हीकल खरीद लिया आपने? लाइट व्हीकल, लाइट व्हीकल परचेज कर लिया आपने, हैवी की जगह लाइट व्हीकल खरीद लिया। जो लाइट व्हीकल आपने खरीदा है यहां, उसके बारे में देखते हैं, कितनी देर आप मालिक हो। इसमें वेट नहीं देखा जाता, 12 टन से वाले कम वाले ट्रक में वेट का कोई चक्कर नहीं है, तो उसमें सीधा है 7500 रुपये महीना। एक ट्रक खरीदा लाइट वाला, 7500 रुपये महीना, कितनी देर मालिक हो आप? यहां भी 10 महीने, जून से लेके, जून भी गिनना है, जून से लेके मार्च 21, जून 20 से, यानी 6 दिन जून के रहे आपके पास। 25 जून को खरीदा, 6 दिन है, कोई बात नहीं, पार्ट ऑफ द मंथ विल बी कंसीडर एज होल मंथ। तो अप्रैल में छोड़ दो, जून से लेके मार्च 10 महीने के 75,000। इस तरह से आपकी पीजीबीपी की इनकम कितनी आ जाएगी बताओ? 180, 45,000, 75,000। पीजीबीपी कितनी आ जाएगी? 3 लाख। किसी को भी डाउट इसमें? पीजीबीपी की इनकम 3 लाख आ जाएगी। किसी को प्रॉब्लम? थोड़ा आपको कंफ्यूजन हो रहा है कि सर यहां 3 महीने पुराना ट्रक जून में बेचा, नया खरीदा वो 10 महीने, ये तो मिला के सर 13 महीने हो गए, ये तो 13 मंथ्स हो गए, साल में तो 12 होते, कोई बात नहीं, 30 नहीं लेने हैं, क्योंकि एक्ट की लैंग्वेज ऐसी है, पार्ट ऑफ द मंथ विल बी कंसीडर एज होल मंथ। क्लियर? बोलो कोई भी डाउट? किसी को भी प्रॉब्लम इसके अंदर? लाइट व्हीकल, हैवी व्हीकल की समझ आई बात? पार्ट ऑफ द मंथ विल बी कंसीडर एज होल मंथ। तो आपको 44A सेक्शन में कहता है कि अगर आप गुड्स कैरियर आपके पास हैं, ट्रक हैं, रोलर हैं, तो हैवी है 12 टन ग्रोस वेट। ग्रोस वेट का मीनिंग मैंने बता दिया, खाली प्लस उसकी कैपेसिटी जितनी अप्रूव्ड है वो 12 टन से ज्यादा है, तो 1000 पर मंथ पर टन लेना है एक ट्रक का। जितने महीने ऑनरशिप, कब पुट टू यूज की आप मत देखो, ओनरशिप देखो। ट्रक किराए पे नहीं चढ़ा आपका, कोई फर्क नहीं पड़ता, ओनर हो ना, मालिक हो ना ट्रक के, हम तो इतनी इनकम मानेंगे। अगर तुम्हें इससे कम लगती है, इससे कम लगती है, तो यू हैव टू मेंटेन योर अकाउंट एंड हैव टू गेट ऑडिटेड फ्रॉम सीए। आपको अकाउंट भी बनाने हैं, सीए साहब से ऑडिट भी करवाने हैं। अकाउंट भी बनाओ और सीए साहब से ऑडिट भी करवाओ। क्लियर? इसमें
अगर इससे कम बोलता है, मान लो लाइट व्हीकल है, 7500 से कम कहता है इनकम, तो आप अकाउंट भी बनाओ, ऑडिट भी करो, चाहे 2.5 लाख से कम इनकम है। 44 एडी और एडीए में क्या रूल है, ध्यान देना। 44 एडी और एडीए में रूल है कि अगर वो 8%, 6% से कम कहता है या 50% फीस से कम इनकम कहता है, लेकिन होनी क्या चाहिए, बेसिक एग्जम्पशन से ज्यादा, तब उस केस में उसे क्या है, अकाउंट बनाने हैं, ऑडिट करवाने हैं। लेकिन एई में ऐसा नहीं, इससे कम बोलो 1000 रुपये पर मंथ पर टन से हैवी में, लाइट में 7500 से कम बोलोगे तो आपको क्या है, ऑडिट भी करवानी है, अकाउंट भी बनाने हैं, चाहे 2.5 लाख से कम इनकम है तब भी। यहां 2.5 लाख बेसिक एग्जम्पशन नहीं देखते। और 44A सेक्शन में याद रखना, 44A में जो एस्टीमेटेड इनकम आ गई उसमें से पार्टनर की सैलरी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल काटा जा सकता है। कितना, ये तो 40B सेक्शन बहुत आगे जाके आप पढ़ोगे। इंटरेस्ट का रूल होता है 12% पर annum ले सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। सैलरी की सीलिंग होती है, आप पढ़ेंगे 40B में, वो ले सकते हैं। मान लो ये ट्रक ट्रांसपोर्ट पार्टनरशिप की है, ये सब एसएससी के लिए अवेलेबल है। 44A पार्टनरशिप में ट्रक ट्रांसपोर्ट है, 5 ट्रक हैं, हैवी लाइट व्हीकल है, 7500 रुपये महीने के हिसाब से इनकम ले ली आपने। उसमें से दोनों पार्टनर अपनी सैलरी ले सकते हैं डीड के अकॉर्डिंग सेक्शन 40B की सीलिंग के अंदर, और वो ले सकते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जबकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पार्टनर और सैलरी इज नॉट डिडक्टिबल अंडर सेक्शन 44AD और ADA, उस एस्टिमेटेड इनकम से नहीं कट सकता 44AD और ADA में, पर कट सकता है 44AE में। ये पॉइंट ऑफ डिफरेंस है। और 44AE में एडवांस टैक्स रिक्वायर्ड टू बी पेड इन 4 इंस्टॉलमेंट, ये कंसेशन नहीं है। जैसे 44AD और ADA ऑप्ट करने वालों को तो क्या रूल है कि आप कब दे दें, 15 मार्च को 100% एडवांस टैक्स दे दें। लेकिन एई वाले को ये रिलैक्सेशन नहीं, तुझे तो आम व्यापारी की तरह कैसे टैक्स देना है। अगर 10,000 रुपये से ज्यादा टैक्स बनता है साल का तो कैसे देना है, 4 बार में, 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर और 15 मार्च, 4 बार में देना है। तो ये कुछ फर्क हैं 44AD ADA के और AE के। AE में पार्टनर की सैलरी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कम हो सकता है, AD और ADA के एस्टीमेट में से नहीं। दूसरा, AE इससे कम इनकम बोलोगे 1000 रुपये पर मंथ पर टन से, या लाइट में 7500 रुपये महीने से, तो हमेशा अकाउंट बनाने हैं, ऑडिट करवानी है, चाहे डिक्लेयर्ड इनकम 2.5 लाख से कम ही क्यों ना हो। जबकि AD ADA में 2.5 लाख से ऊपर हो तो अकाउंट बनाने और ऑडिट करवानी है। ये फर्क है। एडवांस टैक्स में फर्क है, इसमें एडवांस टैक्स क्या है, 4 किश्तों में देना है। AD ADA वाले कैसे देते हैं, एक बार। और हाँ, अगर आपने हार्ड परचेज पे ट्रक लिए हैं, 44E कहता है अगर हार्ड परचेज से लिए कोई बात नहीं, हार्ड परचेज पे लिए हैं, इंस्टॉलमेंट सिस्टम पे लिए कोई दिक्कत नहीं, यू विल बी ट्रीटेड एज ऑनर, यू विल बी ट्रीटेड एज ऑनर। आप खुद को मालिक मानते हुए उसका 7500 या 1000 रुपये पर मंथ पर ट्रक वाला रूल ऑप्ट करके टैक्स देना पड़ेगा। यानी आप खुद को ये ना समझो मैं तो ओनर ही नहीं हूं, 44E तो ओनर की बात मानता है, नहीं, आप ओनर ही समझो खुद को, आप बच नहीं सकते। हार परचेज पे लिया है तो ओनर ही मानो, फॉर्मेलिटी है, ओनरशिप आ जाएगी, लास्ट इंस्टॉलमेंट की पेमेंट पे आ जाएगी, फॉर्मेलिटी है, समझाया, खुद को ओनर मानो। तो इस तरह से 44AD AE और ADA काम करते हैं, इनको देखना है आपने। थोड़ा बहुत इसमें डिफरेंस है 1-2 पॉइंट्स का, बाकी लगभग सेम है। इसमें भी बाकी सारे खर्चे क्लेम मान लो, AE में भी ये इनकम मान ली, समझो सारे खर्चे, पेट्रोल, डीजल, इंश्योरेंस, ड्राइवर की सैलरी, कंडक्टर की सैलरी और कोई रिपेयर, सब क्लेम है। डेप्रीसिएशन भी क्लेम है, वो रूल सेम है डेप्रीसिएशन वाला। बाकी खर्चे काटे जा चुके हैं और WDV कम होके मान ली जाएगी, समझो डेप्रीसिएशन लग चुका है। बस पार्टनर की सैलरी AE में काटी जा सकती है, एस्टीमेट इस वाले एस्टीमेट के बाद भी इसमें से काटी जा सकती है पार्टनर की सैलरी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो कि AD और ADA में अलाउड नहीं था। तो AE कौन ले सकता है, सब एसएससी,
कंपनी, एलएलपी, इंडिविजुअल, एचयूएफ, ओआर, एनआर, कोई भी, इसमें कोई रेजिडेंट की जरूरत नहीं, ट्रक ट्रांसपोर्ट वाला। पर कभी भी एक दिन भी साल में 10 से ज़्यादा ट्रक नहीं होने चाहिए, लाइट हैवी मिला के। अगर एक दिन भी साल में 10 से ज़्यादा ट्रक हो गए तो यू कांट ऑप्ट फॉर सेक्शन 44A। उस साल की इनकम आपको सिंपली कंप्यूट करके, अकाउंट दिखा के, ऑडिट वॉडिट की जरूरत है तो करवा के टैक्स देना होगा। और जब आप कोई ट्रांसपोर्ट का, ट्रक का काम करते हो, इसकी टर्नओवर को दूसरे बिजनेस की टर्नओवर में ना जोड़ो, क्योंकि 2 करोड़ 44 AD कौन ऑप्ट करता है? ट्रेडर, मैन्युफैक्चरर या कॉन्ट्रैक्टर। मान लो मेरी ट्रक ट्रांसपोर्ट भी है और मेरे 2 बिजनेस भी हैं, तो उन दोनों बिजनेस की टर्नओवर 2 करोड़ से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और एडी ऑप्ट कर लूंगा। उस बिजनेस की टर्नओवर को जोड़ते वक्त 44A ट्रकों की टर्नओवर को, रिसीट को ना जोड़ा जाए, ये अलग है। उस पे 44A लगा लो ट्रकों वालों पे, बाकी बिजनेस इकट्ठे करके उन पे 44 AD लगा लो, ऐसा कर सकते हो। टर्नओवर में ये टर्नओवर नहीं जोड़ी जाती। तो ये ट्रांसपोर्टर लोगों के लिए है। हैवी व्हीकल हो तो 1000 रुपये पर मंथ पर व्हीकल, या वो रोड रोलर टाइप है तो अनलेडन वेट। अनलेडन मीन्स खाली का वेट, लोड तो होता ही नहीं रोड रोलर पे। कुछ ऐसे व्हीकल होते हैं तो उनके ऊपर तो क्या, बस खाली का वेट, अनलेडन वेट देखा जाता है। पार्ट ऑफ द मंथ, फुल मंथ माना जाए। अदर व्हीकल मीन्स लाइट व्हीकल, 7500 रुपये महीना पार्ट ऑफ द मंथ हो तो भी। जब आप ओनर हो, पुट टू यूज की डेट नहीं देखनी, एक दिन भी मालिक रहे तो महीना माना जाएगा पूरा, ठीक। ये है। इससे ज्यादा कोई बताए तो क्या दिक्कत है? आपके पास एक लाइट व्हीकल है, आप कहते जी मेरी इनकम 1 लाख है, तो क्या दिक्कत है इनकम टैक्स को? 7500 से कम बोला तो ऑडिट करवाओ, अकाउंट बनाओ। ज्यादा बताओगे तो किसी को क्या तकलीफ है, ज्यादा तो डिक्लेयर कर ही सकते हो। ये चीज है। ग्रोस वेट का मीनिंग नीचे नोट लगा दिया है इसी बॉक्स के अंदर, ठीक है। तो कॉमन प्रोविजन है नेक्स्ट पेज पे, क्या कहता है? 44 AD हो या AE, कोई इनकम ज्यादा दिखाना चाहे 8%, 6% या इस 7500 या 1000 रुपये पर मंथ से, तो ज्यादा डिक्लेयर कर सकते हो। कम करने में दिक्कत है, ऑडिट का चक्कर पड़ता है। सेकंड, इससे कम इनकम बताओगे AD में 6%, 8% से, या ADA में 50 थे, लेकिन 2.5 लाख से ज्यादा हो तो ऑडिट करवानी पड़ेगी, अकाउंट बनाने पड़ेंगे। 2.5 लाख से कम है तो बच गए। लेकिन AE में इससे कम बोलोगे तो हमेशा अकाउंट बनाओ, ऑडिट करवाओ, चाहे 2.5 लाख से कम है, इररिस्पेक्टिव ऑफ टोटल इनकम। ये फर्क है। थर्ड पॉइंट, एस्टीमेट इनकम लेते हो AD AE वाली तो समझो डिडक्शन ले ली गई है, डेप्रिसिएशन काट लिया गया है। पर पार्टनरशिप की सैलरी और इंटरेस्ट में चक्कर है, AE कहती है ये वाली एस्टीमेट में से भी काट लो सैलरी और इंटरेस्ट पार्टनर का, AD और ADA काटने नहीं देते। ओके, पिछले सालों के लॉस कट सकते हैं, हाँ। जैसे मान लो मेरे पास एक ट्रक है लाइट, मेरी इनकम कितनी मान ली आपने? 7500 रुपये महीना, 90,000। क्या मेरा पिछले साल का 30,000 लॉस है बिजनेस में, कट जाएगा? कट जाएगा। क्या पिछले साल का डेप्रिसिएशन कट जाएगा? ना, डेप्रिसिएशन नहीं कट सकता, वो किसी और हेड से काटो। अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन कांट बी डिडक्टेड आउट ऑफ एस्टिमेटेड इनकम अंडर सेक्शन 44 AD, ADA और AE। वो क्या है, कहीं और से काटो, यहां से नहीं। एक कहता है जी और 2 बिजनेस है और किराए का भी। देखो मेरे 2 बिजनेस है, मेरा मान लो कपड़े का भी काम है, शूज का भी काम है, ट्रेडिंग है, 2 बिजनेस है, बिजनेस भी कपड़े का, शूज का, और तीसरा मेरी ट्रक ट्रांसपोर्ट भी है। तो ट्रक ट्रांसपोर्ट को अलग कर लो, 44A सेक्शन लगा के उसको भर लो, ठीक है। और 44 AD में वो दोनों जोड़ लो, कपड़े वाला और शूज वाला। यानी 2 करोड़ से ऊपर टर्नओवर ना हो टोटल आपकी सब बिजनेस की, सब बिजनेस लेते वक्त उसमें 44A वाली टर्नओवर नहीं लेनी, ट्रकों का किराया नहीं गिनना, कपड़े और शूज वाले का टोटल गिनना है, ये कह रहा है। बोलो, कपड़े का शूज वाला गिनना है लेकिन ट्रकों वाले की रिसीट नहीं गिननी, इसे साइड में कर दो अगर आपको 2 करोड़ गिनना है तो। ओके, तो इंटरेस्ट पार्टनर सैलरी का रूल बता दिया, अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन बता दिया, WDV काट के आ जाएगी। जो 80IA से लेके RRB या 10AA की डिडक्शन लेते हैं वो 44 AD AE ऑप्ट नहीं कर सकते, उनके लिए नहीं है, उनको तो अकाउंट बना के ही अपना टैक्स भरना होता है। आप बड़े बिजनेसमैन हो, आपके लिए AD AE नहीं बने, ये चीज़ है। वो ऑप्ट करने वाले IA RRB वगैरह ऑप्ट करने वालों को ये नहीं मिलती। बाकी डिडक्शन मिल जाएंगे आपको 80U से 80
ATC से ATU, पर IARRB वालों के लिए ये नहीं है। ओके, तो अकाउंट मेंटेनेंस का रूल, ऑडिट का रूल बता दिया, ये चीज़ है। एजेंसी बिजनेस वाले जो हैं AD नहीं ले सकते, ये बता दिया, ठीक है। उनके लिए ADA सेक्शन उधर ले जाओ, प्रोफेशनल वाले में, 50% वाले में, दुकानदार नहीं हो आप, ठीक। 5 साल वाला रूल बता दिया, नीचे नीचे पेज नंबर 41 पे नीचे नीचे बता दिया, 5 साल तक ये ऑप्शन ऑप्ट नहीं कर पाओगे। ओके, ADA भी हो गया। तो अब ये सेक्शन तीनों खत्म हो गए अच्छे से। अब आप क्वेश्चन देखते हैं आप, ठीक है। बहुत वास्ट है, इकट्ठा अगर एक क्लास में ना लगाएं तो आज कुछ पढ़ा कल कंपैरिजन नहीं कर पाओगे और भूल जाओगे। तो ये कंपैरिजन किया। और भी देखना चाहो तो ICI के स्टडी मटेरियल में भी एक कंपैरिजन चार्ट है, वो पढ़ सकते हो। वैसे मैंने इस नोट्स में काफी हद तक सारे पॉइंट कवर कर दिए हैं कि आपस में AE और AD में या ADA में क्या फर्क है, वो मैंने कवर कर दिए। AD और ADA काफी हद तक सेम है, AE थोड़ा सा अलग नेचर का है। चलो क्वेश्चन नंबर 35 देखना। 35 क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखें क्वेश्चन नंबर 35। कोई डाउट अब तक के मटेरियल में, किसी को प्रॉब्लम? ओके, सार्थक, भूषण, ओके, लवप्रीत देख रही है, नीना, सब देख रहे हैं। चलो, मिस्टर बख्तावर इज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ 35, पेज नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 35। कोई बख्तावर नाम का आदमी है, ट्रकों का काम करता है। 1 अप्रैल 20 को उसके पास 10 ट्रक हैं, 10 से ज़्यादा होने भी नहीं चाहिए। 10 से ज़्यादा ट्रक हो गए तो आपके लिए 44A ऑप्शन नहीं मिलेगा। मैक्सिमम 10 हो सकते हैं, 10 से ज़्यादा नहीं, मोर देन 10 नहीं। तो कहता है उसके पास 10 ट्रक हैं, 6 हैवी ट्रक हैं। देखो 1 अप्रैल 2020 में उसके पास टोटल कितने ट्रक हैं? 10 ट्रक्स की ऑनरशिप है, 10 ट्रक की ऑनरशिप है, जिसमें 6 ट्रक तो कौन से वाले हैं? वो कह रहे हैं 6 ट्रक हैवी हैं, और इसका मतलब 4 ट्रक कौन से हैं? लाइट हैं। 6 ट्रक हैवी, 4 ट्रक लाइट हैं। सेकंड में 20 को क्या किया उसने? एक हैवी गुड्स व्हीकल क्या कर दिया? बेच दिया। ये देखो 6 थे ना, 1 अप्रैल 20 को 6 ट्रक थे, उसने 1 मई 20 में क्या किया? 1 हैवी ट्रक सोल्ड, एक हैवी व्हीकल बेच दिया, 2 मई को बेच दिया। जितने में मर्जी बेचा, हमें मतलब नहीं। और इस डेट को 6 मई को क्या किया उसने? 6 मई 20 को, यानी 5 दिन बाद, 1 मई को बेचा, 5 दिन बाद एक लाइट व्हीकल परचेज कर लिया, एक लाइट व्हीकल परचेज कर लिया। ओके, ये कह रहा है लाइट बढ़ के 4 के 5 हो गए, ये 6 से घट के 5 रह गए। ओके, ये कर लिया उसने। काम पे कब लगाया? 15 जून। मत देखो ये जो खरीदा पुट टू यूज कब किया? 15 जून 2020 को। ये डेट मत देखो, रेलिवेंट नहीं। हमें तो क्या देखनी है? इसकी ऑनरशिप ही देखनी होती है। तो आप इसकी इनकम बनाओ, कितनी बनती है? जो हैवी ट्रक है 22 टन वाले हैं, हैवी ट्रक है ना, एक हैवी ट्रक जो है वो कह रहा है 22 टन वाला है, 22,000 किलो। 22,000 किलो का मतलब 22 टन, एक टन में 1000 kg होते हैं, 22 टन वाला है। ठीक, कहता है ग्रोस वेट ऑफ 5 हैवी व्हीकल 22 टन है, ग्रोस वेट ऑफ हैवी गुड्स व्हीकल सोल्ड 20 टन है। जो ये बेचा ना, ये 5 हैवी ट्रक जो बचे हैं, 5 हैवी ट्रक, 5 जो हैवी ट्रक हैं ये 22 टन वाले, ये जो बेचा है ये 20 टन वाला है, जो बेचा 20 टन वाला है। तो आप मुझे कैलकुलेशन बताओ। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 35, प्रेजम्पटिव इनकम, प्रेजेंटिव इनकम अंडर सेक्शन 44A कितनी बनती है? फिर देखते हैं ये कितनी बताना चाह रहा है। तो 5 हैवी व्हीकल का करो पहले। तो 5 हैवी व्हीकल, जो 5 हैवी ओन्ड होलियर, ओन्ड होलियर, ये पूरा साल आपके पास है 5 हैवी व्हीकल, 1000 रुपये पर टन पर मंथ, 22 टन वाले हैं। कितने व्हीकल हैं? 5 व्हीकल हैं, 5 ट्रक पूरा साल आपके पास हैं, 1000 रुपये पर टन, 22 टन की कैपेसिटी है की, ठीक, और 12 महीने की।
12 मंथ्स की कितने रुपए हो जाएंगे, बना लो। 5 इंटू 1000 इंटू 22 टन इंटू 12 महीने, 13,20,000 रुपये हो गया एस्टिमेटेड इनकम। एक हैवी व्हीकल सोल्ड ऑन 1 मई 2020, ये बेच दिया है 1 मई को, तो 1 मई को बेचा तो 1 मई को भी तो उसके पास है। 1 मई 30 मार्च को 30 अप्रैल को बेच देता तो 1 मई भी तो उसके पास है। तो उसने जो ये बेचा है 2 मई को बेचा है, 2 मई, चलो 2 मई को बेचा है, तो 1-2 दिन तो उसके पास है ना ये वाला व्हीकल। ओके, तो कहने का मतलब एक व्हीकल है, ये एक व्हीकल कितने वाला, 1000 रुपये पर टन पर मंथ, कितने टन वाला है, ये 20 टन वाला है। और 2 महीने मालिक हो आप, अप्रैल और मई के 2 महीने मालिक हो, बस 2 दिन भी पूरा महीना मानना है, 2 मई का पूरा महीना, अप्रैल का पूरा महीना। तो 1000 इंटू 20 टन, 20,000 रुपये महीना, 2 महीने का कितना हो गया, 40,000। ये तो कौन से व्हीकल हो गए, ये हो गए 5 हैवी व्हीकल और 1 हैवी व्हीकल। अब करो लाइट व्हीकल, 4 लाइट व्हीकल तो पूरा साल है आपके पास, ऑन होल ईयर, ये पूरा साल आपके पास हैं। कितने व्हीकल, 4 लाइट व्हीकल, 4 व्हीकल 7500 रुपये पर मंथ ईच, 12 महीने आप पूरे मालिक हो तो कितना हो गया, 90 इंटू 4 3,60,000 रुपये हो गया 7500 के हिसाब से। एक लाइट व्हीकल कब परचेज किया है, एक लाइट व्हीकल ऑन फ्रॉम परचेज किया है कब से, ये आपने 6 मई 20 में खरीदा, तो मई का भी पूरा महीना गिनना है। तो एक व्हीकल 7500 रुपये पर मंथ, ठीक, और महीने कितने लूं, 11 मंथ, कब से कब तक, मई से मार्च तक, मई 2020 से लेके मार्च 2021 तक। 7500 के हिसाब से 11 महीने का कितना बनता है, 82,500 रुपये, इस तरह से। तो टोटल कर लो आप, 13,20,000 प्लस 40,000 प्लस 3,60,000 प्लस 82,500, 18,02,500 रुपये। ये प्रेजम्पटिव इनकम आती है, टैक्सेबल इनकम अंडर पीजीबीपी, अंडर बिजनेस और प्रोफेशन, प्रॉफिट और गेन फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, 18,02,500। पर ये क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू बुक्स ऑफ अकाउंट्स वो इनकम कितनी डिक्लेयर कर रहा है, इनकम अंडर पीजीबीपी इस ट्रक ट्रांसपोर्ट की, पीजीबीपी ट्रांसपोर्ट की इनकम कितनी बता रहा है, वो पीजीबीपी ट्रांसपोर्ट से बता रहा है, फिर 870 आया, बहुत कम 45,000 रुपये बता रहा है, मजाक ही कर रहा है। कहाँ इनकम टैक्स के हिसाब से 18,02,500, कहाँ कह रहा है मेरी 45,000 है। तो भैया तू इतने कह रहे ना, अगर ये इतने कह रहा है तो अकाउंट मेंटेन करने पड़ेंगे अंडर सेक्शन 44AA और प्लस सीए से क्या करवानी पड़ेगी, ऑडिट अंडर सेक्शन 44AB। सीए कह देगा कि 45,000 है तो डिपार्टमेंट मान लेगा, पर सीए भी कैसे कह देगा, इतना कम, इतने ट्रकों का मालिक करोड़पति हो गया, इतने हैवी ट्रक कोई 30-40 लाख के आते हैं, करोड़ोंपति आदमी और इनकम 45,000 बता रहा है, तो सीए भी कैसे ऑडिट कर देगा, चेक करेगा वो अच्छे से। चलो अगर सीए कह दे 45,000 ठीक है, अदर बिजनेस इनकम कितनी है, अदर इसकी इनकम जो है, अदर इनकम इसके अलावा कितनी है, 70, तो टोटल कितना हो जाएगा इसका टैक्सेबल इनकम। अगर उस हिसाब से देखें, अगर सीए ने कह दिया कि 45,000 सही है, वैसे चांस नहीं है 1/15, और इस केस में अगर वो ऑडिट के चक्कर में नहीं पड़ता तो अदर इनकम कितनी है, अदर इनकम इसकी 70,000 है, तो इसकी टैक्सेबल इनकम पीजीबीपी की कितनी आ जाएगी, टैक्सेबल इनकम अंडर पीजीबीपी, ये इनकम आ जाएगी 18,72,500, 18,72,500 आ जाएगी। देखो कोई भी डाउट इसमें, ये थोड़ा मजाक जैसे लगता है, करोड़ोंपति आदमी है, इतने ट्रक कह रहा 45,000 रुपये बचा है,
क्या निजी घाटे पड़ गए, एक्सीडेंट हो गए, ये हो गए, घाटे पड़ गए, तो दिखा दे भैया, सीए को ऑडिट करवा ले, बुक्स ऑफ अकाउंट दिखा दे। अगर सीए कह देगा तो ठीक है, मान लेगा डिपार्टमेंट। प्लस अदर इनकम तेरी 70 जोड़ ले 115, वरना तो एस्टीमेट बेस पे तो 18 लाख बनती है भैया, 18,02,500 प्लस अदर इनकम तो 70 कह रहा है, नीचे लिखी हुई है क्वेश्चन में, तो आपकी इनकम होगी 18,72,500। बोलो कोई भी डाउट किसी को भी? क्वेश्चन नंबर 35 में, 35th क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो बोलो। किसी को प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 35 में? क्वेश्चन नंबर 35 हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ, क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 36, पेज नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 36 बताना। कहता है रमन ने क्या डिटेल दी है मार्च 21 के लिए? ये काफी सारी डिटेल देख के नीचे कह रहा है अज्यूम करो 44 एडी की सारी कंडीशन पूरी हैं, तो आपको बताना है इसकी पीजीबीपी 8% और 6% के अकॉर्डिंग। इसने कहता है ड्यू डेट ऑफ रिटर्न क्या है इसकी? 31 जुलाई। तो देखो ड्यू डेट ऑफ रिटर्न पेपर में बता ही देता है, वैसे ये प्रीवियस ईयर 20-21 के लिए इसने बता रखी है 31 जुलाई 21 है। 44 एडी इसने ऑप्ट किया है, सारी शर्तें पूरी हैं, मतलब 2 करोड़ से कम टर्नओवर है, रेजिडेंट है, इसकी कंडीशन है ना, टर्नओवर लेस देन 2 करोड़ रुपए, ठीक है, और ओआर असेसी है, एक इंडिविजुअल है या एचयूएफ है या फर्म है, एलएलपी कंपनी नहीं है, मतलब वो पूरा है, उसके अकॉर्डिंग करो। चलो ए पॉइंट बताना इसकी इनकम। सेल 20 लाख की क्रॉस चेक से आए ना भाई, पीजीबीपी कितनी मानेंगे? 20 लाख का 8% कितनी मानेंगे? 1,60,000। क्योंकि क्रॉस चेक नहीं चलता, अकाउंट पे ही चेक से आते तो 6% कर लेते। नेक्स्ट कह रहा है 10 लाख रुपए की सेल हुई, अकाउंट पे ही चेक से आई, 14 मई को 21 को आ गई, तो कोई बात नहीं, सही है, रिटर्न की डेट से पहले आ गई ना, उधार सेल थी, रिटर्न की डेट से पहले आ गई, अकाउंट पे ही चेक से आ गई, सही है। फिर तो कितनी मान लो इनकम इसकी? 60,000। सी ये अपन ने पढ़ा 44 एडी सेक्शन। 40 लाख रुपए इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम से आई तो लेट आई, कब आई? रिटर्न की डेट के बाद आई, ये चक्कर पड़ गया। 40 लाख आए लेकिन 8% एज अमाउंट रिसीव आफ्टर 31 जुलाई 21। रिटर्न की डेट तक आ जाते तो 6% लेते हैं, अब तो 8% लेना पड़ेगा। कितने रुपए? 3,20,000 रुपए लेने पड़ेंगे। क्लियर? उसके बाद डी केस कहता है 6 लाख रुपए 15 जुलाई को आए लेकिन आए कैश। गलत बात, कैश आए, रिटर्न की डेट तक तो आ गए पर ये आए कैसे? कैश रियलाइज, कैश वाला ही तो काम खराब है। क्रॉस चेक था यहां कैश ना, कितना ले लो? 48,000, 6 लाख का। नेक्स्ट ई कह रहा है 20 लाख रुपए की सेल हुई 31 मार्च 21 को। कहता है पैसा कैश आया 10 जुलाई। फिर वही बात, कैश क्यों आया? कैश नहीं आना चाहिए, कैश रियलाइज्ड, कैश नहीं आना चाहिए। तो कितना हो गया? 1,60,000। चलो नेक्स्ट कहता है 30 लाख रुपए की सेल है, 1 जनवरी को इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से पैसा आ गया, ये सही है। फिर 30 लाख पेमेंट कैसे आ गई? ईसीएस इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम से आ गई, तो ठीक है। 1,80 मान लो, साल के बीच में ही आ गए। जी पॉइंट कहता है 10 लाख रुपए की सेल हुई, पीजीबीपी मानो 10 लाख रुपए की सेल हुई और ये पैसा सेल कर दिया, बुक कर लिया, कस्टमर मर गया पेमेंट से पहले और बैड डेट्स हो गए। यानी एक बात बोलो, सेल होगी, उधार होगी, लेकिन रिटर्न की डेट से पहले पैसे आए ना, बंदा मर गया, नहीं आए, तो नहीं आए। अमाउंट नॉट रिसीव का केस है, अमाउंट नॉट रिसीव्ड अप टू जुलाई 21। नहीं आए ना, बस नहीं, बैड डेट सब P&L में डाल लेना, कोई दिक्कत नहीं। तेरी बिजनेस की इनकम इस साल की कितनी मानी जाएगी? 20-21 की तो 80। जिस साल डूबे
अगर रिटर्न वाले साल में डूबे 21-22 में तू बेड डेट्स क्लेम कर लेना। फिलहाल तेरी पीजीबीपी कितनी रहेगी, करना टोटल 160, 60,000, 320, 48,000, 160, 180 और 80,000, 10,08,000 रुपये तेरी बिजनेस की इनकम रहेगी। किसी को डाउट इसमें तो बोलो, हो जाएगा। इसी में क्या कह रहे हैं, कहता है 90 लाख की सेल एक और हुई होती, इसके अलावा ईसीएस से एक और सेल हुई होती। फिलहाल ये सेल बताना कितनी है, टोटल टर्नओवर कितनी है। वो कह रहा था कंडीशन पूरी है, मतलब 2 करोड़ से कम है, तो अपन ने किया। वैसे देखूं कितनी है, 20 + 10 + 40 + 6 + 20 + 30 + 10, 136 लाख है। दोबारा कर लो, 136 लाख। कहता है वन मोर सेल बाय इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम 90 लाख, तो भैया 226 लाख हो जाएगी। सेल अबव 2 करोड़ हो जाएगी। और अगर सेल 2 करोड़ से अबव हुई 44 AD कांट बी अवेलेबल, कांट बी ऑप्टेड। फिर तो अकाउंट बनाओ, ऑडिट करवाओ, टैक्स भरो, फिर आप 44 AD ऑप्ट नहीं कर पाएंगे। अगर आपकी 90 लाख की सेल चाहे जैसे मर्जी हो, टोटल तो 2 करोड़ से ऊपर हो जाएगी ना, 226 लाख, तो आप फिर अकाउंट बनाओ, ऑडिट कराओ, ऐसे चलेगा। फिर आप एस्टीमेट वाला कंसेप्ट फॉलो नहीं कर सकते। कर लोगे। 37वां क्वेश्चन करेंगे आप होमवर्क में। 37वां क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। 37 में कह रहा है कि व्हीकल है इसके पास, गुड्स कैरियर है, एक एप्पल 20 को कितने व्हीकल हैं, 7,000 वेट वाला, 6,000 वेट वाला, 10,000 वाला और 17,000 वेट वाला और 19 वाला। 17 और 19 वेट वाला है ना, ये तो हैवी व्हीकल हो गए, 12,000 किलो से ज्यादा वाले हैवी व्हीकल हो गए। तो आप टनों में बता दो। क्वेश्चन नंबर 37 में सीरियल नंबर ऑफ ट्रक्स क्या, 1 2 3 4 5, ये क्या, ये ट्रक ग्रोस वेट कितना कितना है, ये ईच ट्रक का, एक ट्रक का, यहां 7 टन है, यहां 6 टन है, यहां 10 टन है, यहां पंगा है, यहां 17 टन है और यहां 19 टन। 19,000 का मतलब 19 टन, एक टन में 1000 किलो होते हैं। ओके, उस हिसाब से ये तो हैवी हो गए दोनों। ये दोनों तो कौन से ट्रक हो गए, हैवी ट्रक हो गए, हैवी व्हीकल। तो 1,000 रुपीज 1,000 पर मंथ पर टन का रूल लगेगा ईच ट्रक का। ओके, इसका तो हैवी व्हीकल का रूल लगेगा। ये तीनों कौन से व्हीकल हैं, ये तीनों लाइट व्हीकल हैं, लाइट व्हीकल, जिसका रूल क्या होता है, 7,500 रुपये पर मंथ ईच का रूल होता है। नंबर ऑफ ट्रक कितने हैं, नंबर ऑफ ट्रक, ये ट्रक कितने हैं, ये वाले हैं 2, ये 1, ये 1, ये 2 और ये 1। अब पंगा ये भी है, कब खरीदे, डेट ऑफ परचेज, ये कब कब खरीदे, डेट ऑफ परचेज, ये खरीदे 12/4/20 को, ये खरीदे 18/12/20 को, 25/5/20 को, ये 8 जून 20 को, और ये वाला एक खरीदा 18 अक्टूबर 20 को। ऑनरशिप कितने मंथ है, ऑनरशिप मंथ्स अप टू 31 मार्च की, कितने महीने मालिक हो, देखो 12 अप्रैल को खरीदे तो ये तो पूरे 12 महीने मालिक हो आप, अप्रैल पूरा गिनना है। 18 दिसंबर को खरीदे तो 4 महीने मालिक हो, दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च। ये वाले 25 मई को खरीदे तो अप्रैल का महीना मालिक नहीं हो, तो पूरे 11 महीने मालिक हो। जून में खरीदे तो 10 महीने मालिक हो, अप्रैल में छोड़ के। 18 अक्टूबर को खरीदे तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 6 महीने मालिक हो। तो आप पीजीबीपी निकाल लो, पीजीबीपी अंडर सेक्शन 44A निकालो। ये 3 हैवी वाले और लाइट अलग अलग करना कर लो। इसका क्या करोगे, 7,500 रुपये पर मंथ 12 महीने का, 7,500 रुपये महीना 12 महीने का। और कितने ट्रक हैं, 2 ट्रक हैं, आ जाएगा। 7,500 रुपये महीना 12 महीने का 2 ट्रक हैं। इसमें से कोई बेचा बचा है ना, ये वाला करो,
7500 महीना, कितने महीने मालिक हो? 4 महीने। कितना ट्रक का है? 1 ट्रक का है। ओके, रुपी बना लो ना यहां, चलो ऐसे ही लिख लो रुपी, ये वाला। कितने महीने? 7500 महीना, 7500 महीना। कितने ट्रक हैं? 1 ट्रक है। और कितने महीने मालिक को? 11 महीने, 1 ट्रक है। पंगा इनमें है। 17 टन का ट्रक है, तो आपको क्या करना है? 1000 रुपये पर मंथ पर टन। 17 टन का ट्रक है तो 1 ट्रक का 17,000 हो गया। और महीने कितने हैं? 10 मंथ्स। और ट्रक कितने हैं? 2 ट्रक। ये करना पड़ेगा आपको भाई। ये ट्रक आपने 8 जून को खरीदे, अप्रैल में छोड़ दो, 10 महीने मालिक हो आप, तो 10 महीने 17,000, 1 ट्रक का 1000 रुपये महीने के हिसाब से, 17 टन का 17,000, 2 ट्रकों का 34,000। और महीने कितने हैं? 10। इसमें आ जाओ, 1000 रुपये पर मंथ पर टन, 19 टन के ट्रक हैं ये, 19,000 किलो, ठीक। इनटू कितने महीने मालिक हो आप? 6 महीने। और 1 ट्रक है ना, 1 ट्रक है ये। तो अब आप टोटल लगा लो कितने रुपए बनते हैं। 90 इंटू 2 1,80,000, ये 7500 इंटू 4 30,000। इनका करो टोटल। 7500 इंटू 11 कितना बनता है? 82,500 रुपये। इसका करो 17,000, 2 ट्रकों का 34 और 10 महीने का कितना होता है? हैवी वालों का बहुत बनता है, ट्रक की बड़ा महंगा होता है ये। तो 19,000 हो गया 19 टन का, 6 महीने का 1,14,000 हो गया। तो अब आप टोटल कर लो पीजीबीपी की इनकम कितनी आ जाएगी इनकी, वो देख लो आप। करो 180 प्लस 30 प्लस 82,500 प्लस 340 प्लस 114, 7,46,500 रुपये पीजीबीपी की इनकम आ जाएगी। किसी को भी डाउट? कई बुक्स में सोल्व करते हैं वो ट्रकों का टोटल कर लेते हैं, महीनों से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मैंने इंडिविजुअली लिख लिया हर एक ट्रक का, ये ज़्यादा आसान है। हर ट्रक की कैलकुलेशन इंडिविजुअली कर लो, कितने ट्रक हैं उसी हिसाब से हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 37 हो गया। समझ आया? क्वेश्चन नंबर 37, हर ट्रक की कैलकुलेशन अलग अलग कर ली अपने, हो जाएगा। कोई डाउट इसमें? किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है इस कैलकुलेशन में? ओके। क्वेश्चन नंबर 38, पेज नंबर 46। रमेश सिविल कंस्ट्रक्शन का काम करता है और वो कह रहा है जी मेरी ग्रोस रिसीट बाय कॉन्ट्रेक्चुअल रिसीट है, बाय अकाउंट पेई चेक। अकाउंट पेई चेक से कितने पैसे आए हैं वो कह रहा है, कहता है जी सिर्फ 35 लाख रुपए आए हैं, ठीक है। वो कहता है जी मैं अपनी इनकम 6% के हिसाब से कंप्यूट करना चाहता हूं, बाकी डेप्रिसिएशन और लगाना चाहता है। वो उसकी पीजीबीपी अंडर सेक्शन 44 एडी कितनी आ जाएगी? 35 लाख का 6% कितनी आ जाएगी? 1,80,000। कितनी आ जाएगी करना? 35 लाख का 6% 2,10,000। और वो चाहता है डेप्रिसिएशन लगा लूं मैं। कितने की मेरी असेट्स पड़ी है? कह रहा है मेरे पास असेट्स पड़ी है डब्ल्यूडीवी कितने की? 10 लाख का 15%। डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी हैविंग डब्ल्यूडीवी 10 लाख, ओपनिंग डब्ल्यूडीवी 10 लाख। तो कहता है जी मैं 1.5 लाख लगाना चाहूं। नहीं, ये मान लो डीम टू बी डिडक्टेड, डीम टू बी डिडक्टेड वाइल कंप्यूटिंग रुपीज 2,10,000। यानी ये 94% खर्चों में आ चुका है, ऑलरेडी इंक्लूडेड इन 94% एक्सपेंसेस। भैया सेल का 6% इनकम माना तो इसका मतलब 94% खर्चे तो ये कट चुका है। WDV ऑन 1 अप्रैल 21 कोई पूछे तो आप 10 लाख माइनस 1.5 लाख, अगले साल WDV कितनी ले जाना? 8.5। आप ये ना कहना डेप्रिसिएशन कटा तो है नहीं, कट गया है।
दिख नहीं रहा, 94% में डेप्रीसिएशन ऑलरेडी क्लेम्ड है, कट चुका है, ये मानना है। WDV 8.5 लाख रुपए आ जाएगी इस तरह से।